ये ब्लू स्मार्ट का भी जो स्कैंडल जो पूरा फटा है। ब्लू स्मार्ट ब्लू स्मार्ट ब्लू स्मार्ट ये कहानी है एक स्टार्टअप के राइज और फॉल की। 18 महीने पहले से हमें कॉल आउट हम करके आ रहे हैं लिंक्डइन पे पब्लिक पोस्ट लिख करके। जब ब्लू स्मार्ट के दो फाउंडर्स मोल जग्गी पुनीत के गोयल ये दोनों बैक टू बैक पब्लिक इंटरव्यूज में जा रहे हैं, बोल रहे हैं वी आर अबाउट टू रेज अ $250 मिलियन का राउंड एट अ यूनिकॉर्न प्लस वैल्यूएशन एंड ऑफ दिस $250 मिलियन $200 मिलियन विल कम फ्रॉम अ ग्लोबल पेंशन फंड एंड अ रिनोन्ड क्लाइमेट टेक फंड। बहुत बड़ी बड़ी बातें सर, ये $250 मिलियन बहुत बड़ा नंबर है एक ऐसी कंपनी के लिए जिसने मिलजुल के आज तक $20 मिलियन नहीं रेज किया। जिसने रियलाइज नहीं किया ये हाइप बनाई जा रही है। जब मैं बाईजूस के लिए बार बार कॉल आउट कर रहा था, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है, इतने नंबर्स के, मैं नंबर्स के बाद में बहुत कुछ मैंने बोला। बहुत लोगों ने ऑफ कोर्स अटैक भी किए कि यू आर अटैकिंग द बिल्डर्स ऑफ इंडिया, द फाउंडर्स ऑफ इंडिया। नो आई एम नॉट, आई वाज ओनली अटैकिंग द फ्रॉड्स ऑफ इंडिया। तकरीबन 120 से 130 आउटलेट्स जो कि महाराष्ट्र में थे ओला इलेक्ट्रिक के बंद करा दिए गए। सिमिलर एक्शंस आर बीइंग टेकन अक्रॉस स्टेट्स लाइक हरियाणा, राजस्थान एंड मल्टीपल अदर्स इंक्लूडिंग पंजाब। स्टोर आपने खोले, ये तो आपने जम के आपने रिपोर्ट किया, स्टॉक एक्सचेंज को बताया, शेयर होल्डर्स को बताया ताकि शेयर हमारे ऊपर जाए। स्टोर बंद हो रहे हैं वो आप किसी को नहीं बता रहे। इस तरह की धांधलेबाजी जब जहाँ होती है तो क्या मीडिया को एक और बेहतर रूल नहीं निभाना चाहिए और कड़े सवाल नहीं पूछने चाहिए? फॉर एग्जाम्पल हमारे मोदी जी उनको इंटरव्यू देते हैं क्या जिनका पता है कि ये तो उल्टे सीधे सवाल पूछ लेगा। एंड इसीलिए तो है कि ज्यादा से ज्यादा जनता आज के दिन बोलती है दैट यार आई एम बेटर ऑफ बिलीविंग ऑन थिंक स्कूल, मोहक मंगल, देशभक्त, ध्रुव राठी, इनको भी हम बिलीव कर लेंगे, मीडिया को नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज़ मीडिया तो पता ही है पेड़ है क्या हो रहा है इस देश में। व्हाई आर वी नॉट लर्निंग फ्रॉम व्हाट तमिलनाडु इज डूइंग राइट? व्हाई आर वी नॉट लर्निंग फ्रॉम व्हाट गुजरात इज डूइंग राइट? 99 एकर्स के बारे में भी आपने बहुत कुछ अच्छा टेक लिखा था। 99 एकर्स इज अ नौकरी ग्रुप कंपनी। मुझे ना बोलते हो हमेशा हल्का डर लगता है, जैसे संजीव बिखचंदानी जी की है, क्या चीज उन्होंने बनाई है, क्या उन्होंने ग्रोथ मशीन बनाई है जो कि कैश पे कैश बना के देता है। दैट इज कॉल्ड Naukri.com। लेकिन दिक्कत क्या होती है ना, आपने 4 और बिजनेस आपने बनाए, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से चले ही जा रहा है, उसने एक पैसा नहीं बनाया, खाली चूसा ही है। कोई भी कितने रेस्पेक्टेबल आदमी क्यों ना हो, अगर उसके पास कोई भी मॉनेटरी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर वो ऐसा कुछ कर सकता है जिससे उसका फायदा हो पैसे की साइड पे, नेवर ट्रस्ट देम। अदानी के हिंडनबर्ग केस पे यू क्रिएटेड लॉट ऑफ आईबॉल्स, क्या केस था? आज के एपिसोड में हमने बात किया है जयंत मुद्रा से। ये एक न्यू एज कंटेंट क्रिएटर हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च बैक्ड कंटेंट डिलीवर किया है जो उन्होंने आर्टिकल्स, न्यूज़ लेटर्स के थ्रू अपने ऑडियंस को दिया। इनकी बहुत अच्छी कम्युनिटी है व्हाट्सएप पे। इनको बैक भी किया है ज़रोधा ने बाय 01, जिन्होंने इनको पावर किया है टू डू मोर कंटेंट क्रिएशन इन बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स। हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात किया, फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज टू कंट्रीज टू इकोनॉमीज। फॉर न्यू इंडिया इट इज़ अ मस्ट हैव पॉडकास्ट टू सी ऑल द डिफरेंट facets of Indian economy through this podcast and information about different companies, what has happened to them, क्या क्या चीज़ें हुई हैं और वो कैसे स्पाइरल करती है किसी कंपनी को आगे बढ़ने में या कंपनी के डाउनफॉल में। सो आई होप यू एंजॉय द शो। वेलकम जयंत, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया सर। अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बताओ, क्या स्टोरी रही है जयंत मुंद्रा की? सर स्टोरी ऐसी है कि हमने पैदा होने की गुस्ताखी हमने करी वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी में, फिर हम हनुमानगढ़ राजस्थान जाके रहने लगे, वहाँ पापा ने अपना बिजनेस को शुरू किया। उसके बाद फिर पापा ने दिल्ली में जब जॉब शुरू किया, दिल्ली एनसीआर में, तो हम भी फिर कुछ टाइम बाद यहाँ आ गए और हम रहने लगे बहादुरगढ़ में। और बहादुरगढ़ हरियाणा में एक छोटी सी जगह है जहाँ पे हम काम कर रहे थे, सब कुछ रहा, दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है। वहाँ पे काफ़ी ग्रोथ हुई, वहाँ पे कई साल निकाले एंड फाइनली ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। इन दी एंड एक दिन ऐसा आया जब हम 10th में थे एंड पिताजी की आदत थी कि वो डेली सुबह उठ के अखबार पढ़ते थे एंड कंपटीशन होता है कौन मतलब कि पहले उठ के बाहर आएगा और अखबार तक पहुंचेगा, क्योंकि जो पहले पहुंचेगा वो मेन न्यूज़पेपर उठाएगा, दूसरे वाले को स्पोर्ट्स सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। उस समय पे एक सीजन ऐसा है जब मैं 10th क्लास में था कि एक न्यूज़ लगातार आने लग गई कि आईआईटी बॉम्बे के लड़के को फेसबुक 1.5 करोड़ का पैकेज दे के ले गई, आईआईटी खड़गपुर के लड़के को गूगल 1 करोड़ का पैकेज दे के ले गई। वो भी सन 2012-13 में। आप सोचो ये सर बहुत ही बड़ी बातें होती थी, तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार की तकदीर बदल दे ऐसे नंबर्स थे। तो वहीं पे वो न्यूज़ खाली पढ़ के डिसाइड हो गया था इन्होंने जो किया मुझे वो करना है। तो उसकी तैयारी करी, बाद में 1 साल कोटा भी गए, सब कुछ कर करा के आईआईटी नहीं हुआ, एक एक्स्ट्रा आई लग करके हम पहुंच गए ट्रिपल आईटी ग्वालियर। वहाँ हमने कोर्स अपना शुरू कर दिया, सब कुछ हो गया। एक सेमेस्टर निकला जिसमें हमने कोडिंग वोडिंग सब कुछ हमने कर लिया और समझ में आ गया यार ये तो नहीं होगा, ये मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। जैसे बचपन से पढ़ाई में ऐसा हमने संस्कृत भी पढ़ी जो मेरे को नहीं अच्छी लगती थी, पर ये करके मैं एक मीडियोकर इंजीनियर बन के रह जाऊँगा, एक एवरेज गाय रहूँगा। तो इसलिए मैंने एक फैसला लिया कि यार डिग्री ज़रूर ले लेंगे, उसके लिए जितना करना उतना करेंगे, बट बाकी सारा समय मैं अपने कॉलेज का जो टाइम है मैं यूज़ करूँगा दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर करने में। ठीक है। नहीं पता था कैसे करना है, एक अच्छी आदत बस लग गई थी अपने सेकेंड ईयर में आगे कि मुझे बुक्स को पढ़ने का बहुत शौक लगा था। अब वो बुक्स पढ़ते पढ़ते अपने आप ही कुछ चीज़ें समझ आने लगी, कुछ चीज़ें अच्छी लगने लगी और पैरेलली मैं लिखता भी बहुत था। तो कोरा नाम से एक वेबसाइट थी जहाँ पे लिखे भी जा रहा था
एंड ये जर्नी वहाँ से बेसिकली शुरू होने लगी कि मैं पढ़ रहा हूँ तरह तरह की चीज़ें, अपने आप इंटरेस्ट बनते गया हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बिजनेस बुक्स एंड इन सब में, केस स्टडीज़ में। ये सब पढ़ते पढ़ते कब अपने आप हुआ कि पब्लिक पॉलिसी में इंटरेस्ट आ गया पता नहीं चला। तो एक दिन देखा कि हमारे एक मिनिस्टर हैं अब तो, उस टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे लोकसभा के, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि जोधपुर से आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे भाजपा से, यानी बीजेपी से। वो एक इंटर्न ढूंढ रहे थे, रिसर्च इंटर्न। तो हमने कहा कि यार अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ अप्लाई करते हैं। तो हमने अप्लाई कर दिया एंड लकीली उसमें शॉर्ट लिस्टिंग भी हो गई। और बाद में पता चला कि इसमें पैसे तो मिलेंगे नहीं, पर हमने कहा कि यार अगर इनका नाम जुड़ रहा है तो शायद कल को अच्छा होगा, तो पैसे जाने देते हैं, कर लेते हैं काम। तो वहाँ पे हमने ज्वाइन कर लिया एंड वहाँ पे बहुत कुछ और सीखने को मिला आने वाले 3 से 3.5 महीने के अंदर। और इस दौरान मैंने कोरा पे एक पोस्ट मैंने लिखा था जो कि मेरे पापा की जर्नी के ऊपर था। पिताजी को हमने खो दिया था सन 2014 में, पर उनकी जर्नी मेरे लिए बहुत ही कमाल की रही, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं 2,000 रुपये की सैलरी से शुरू करके फरीदाबाद की सबसे पॉश एरिया में अपने परिवार को एक घर भी दिया, एक गाड़ी भी दी, अपने बच्चे को हमेशा अच्छे से अच्छे स्कूल में ही पढ़ाया, चाहे जैसे भी किया, और एक अच्छे कॉलेज में भी इन दी एंड भेज के गए। तो वो जर्नी अपने आप में बहुत बड़ा एक वजन रखती है अपने आप में। तो मुझे लगा कि यार मैं इसके बारे में लिखता हूँ। तो मैंने तो यूं ही एक कोरा पे एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। मैंने उसके ऊपर ये लिखा था कि उनकी कहानी पूरी लिखी और नीचे लिखा कि डेफिनेशन एक ही होती है कि आपने जहां से भी शुरुआत करी, चाहे आप ऑलरेडी बहुत अमीर थे, चाहे आप बहुत गरीब थे, लेकिन जहां से भी आपने शुरुआत की वहां से आप कहाँ तक आप जा पाते हो, वो आपका सक्सेस डिफाइन करता है। और वो कहीं ना कहीं इतना वायरल हुआ कि हिसाब नहीं रहा। हिंदुस्तान टाइम्स वाले रीच आउट कर रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया वाले रीच आउट कर रहे हैं कि हम आपके पिताजी का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, उनको फीचर करना चाहते हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि इन्हें कैसे बताऊँ कि यार पापा तो अभी नहीं है। तो मुझे उस टाइम एहसास हुआ कि पापा की ये जो जर्नी है ना, उसको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुँचाने का शायद मुझ में सामर्थ्य है, और ये अगर मैं कर पाया तो मेरे पिताजी को इससे बड़ी श्रद्धांजलि और कोई हो नहीं सकती। तो इसलिए मैंने उस टाइम शुरू किया एक बुक लिखना, जिसका नाम था रिडेम्पशन ऑफ अ सन। एक तेलुगु मूवी का ये टाइटल होता तो इसे बोलते एक बेटे का पश्चाताप। सन 2018 में ये बुक हमने कर दी। इसको बहुत प्यारा रिसेप्शन मिला, दूर दूर तक इसकी रीच बने, इसके लिए हमने भी बहुत सारी कोशिशें की। सो हमने लाइफ में पहली बार स्टैंड अप कॉमेडी करी, पोएट्री करी, सब कुछ वो ट्राई किया, जिससे ये लगा कि हाँ इससे हो सकता है एक नया ऑडियंस मिल जाए, शायद इसके कारण और लोगों तक ये पहुंचे। ये कभी एहसास नहीं हुआ था कि ये सब जो हम कर रहे हैं, ये जो लिखने की जर्नी है, ये जो ये सब काम करने की जर्नी है, ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर ऐसे स्किल सेट्स बना रही है जो आगे चल के मेरी लाइफ बदलेगी। आगे चल के मेरे को जो भी पैसा मिलेगा, जो भी काम मिलेगा, वो इसके दम पे मिलेगा। ये तब एहसास नहीं था। एंड में कॉलेज के एक सीनियर हैं हमारे, जिनका नाम है नैवेद्य जैन। देखा कि यार ये तो अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में, कॉल किया तो मैंने उनको बताया सर ऐसा ऐसा है। तो सर ने उस टाइम गाइडेंस दी कि देखो जिसमें हर कोई जा रहा है खाली उसमें घुस जाओ, कि उसमें आज पैसा अच्छा मिल रहा है, उसमें प्लेसमेंट अच्छा मिल रहा है, इसमें घुस गए, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मैं बाहर निकल के बता रहा हूँ, तुम्हारा प्लेसमेंट हो सकता है 4 लाख से हुआ हो और तुम्हारे दोस्त का 10 लाख पे हुआ हो। बाहर निकल के 3 साल बाद हो सकता है तुम 40 कमा रहे हो और वो 30 कमा रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कॉलेज से निकलने वाला जो प्लेसमेंट होता है वो तुम्हारा करियर नहीं डिसाइड करता, उसके बाद तुम क्या करते हो वो डिसाइड करता है। एंड उन्होंने मेरे को एक अच्छी गाइडेंस दी, नहीं समझ में आ रहा तो कोई ना कोई ऐसा काम पकड़ो जिससे तुम्हारे लिए आगे के दरवाजे खुले रहे, कि तुम चाहो तो पिवट करके किसी और लाइन में जा सकते हो। और वैसा एक करियर एक क्लियरली मुझे दिख रहा था डेटा एनालिस्ट का, जो उस टाइम नंबर 1 बूम पे था, आज भी है। सेकेंड थिंग मुझे लगा कि अगर मैं ये करूंगा तो हर जगह इसकी तो डिमांड आएगी, तो मैं इसके थ्रू किसी और लाइन में भी जा सकता हूँ। तो इसलिए कॉलेज में सबसे पहली एक कंपनी आई जिसका नाम था स्मार्ट क्यूब, नोएडा से ही है हमारे। एंड ये कंपनी जब आई तो हमने बेसिकली फैसला किया कि यार इसे ही क्रैक करना है, इसमें ही कैसे भी जाना है। जम के तैयारी की, सब कुछ किया, केसेस, गेस्टिमेट, सब कुछ प्रैक्टिस हमने करने शुरू किए। इससे पहले कभी नहीं किया था। 3 दिन में सब कुछ किया है और यहीं पे मेरे को पहली अपनी नौकरी मिल गई। तो मैंने वहाँ खाली 7-8 महीने मैंने काम किया, जिसमें मुझे बैक टू बैक 5 प्रोजेक्ट्स पे काम करने को मुझे मिला। एंड मेरी लर्निंग बहुत एक्सेलरेटेड रही। अब जब इसमें लगभग 6 महीने हुए थे मुझे, तो उस दौरान मैंने अपने एक दूसरे सीनियर को मैंने कॉल मिला दिया कि देखो अब दरवाजे जो मैंने कहा था कि कल को दोबारा खुलेंगे इसके द्वारा, अब उसका समय आ चुका है एंड मुझे जाना है कंसल्टिंग में। कंसल्टिंग में क्यों जाना था? क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में देख लिया था कि ये लोग पैसा अच्छा कमाते हैं, ट्रैवल करते हैं और हमेशा फ्लाइट्स में 5 स्टार होटल्स में रहते हैं। मैं बोला ये ज़िंदगी बहुत अच्छी हमें चाहिए। तो कहीं ना कहीं वही गलती जो हम कॉलेज वाले टाइम पे कर रहे थे कि हाँ ये वाली ज़िंदगी चाहिए, वैसे ही हमने फैसला कर लिया ये वाली ज़िंदगी चाहिए, हमें कंसल्टिंग में जाना है। तो कॉलेज की हमारे एक सीनियर है हशमीत सिक्का, तो वो उस टाइम KPMG में थे, कंसल्टेंट थे। तो हमने बात करी। उन्होंने मुझसे सीधा एक सवाल पूछा कि जैन कंसल्टिंग में क्यों आना चाहते हो? एंड मैंने उनको क्या जवाब देना है मुझे पता ही नहीं है। तो उन्होंने मुझे उस टाइम हिदायत दी कि जैन आई थिंक यू शुड टेक सम टाइम एंड फिगर आउट कि करना क्या चाहते हो। तो आगे का जो 1.5 महीना था हमने जम के हमने पढ़ाई करी कि कंसल्टिंग किस किस तरह की होती है। अच्छा, टैक्स कंसल्टिंग अलग होती है, मैनेजमेंट कंसल्टिंग अलग होती है, स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग उससे भी अलग होती है, और भी तरह तरह की कंसल्टिंग होती है, और उसमें अलग तरह के रूल्स क्या क्या होते हैं, अलग तरह के फर्म्स क्यों होते हैं। करेक्ट। सब कुछ उससे हमने पढ़ाई की और उस 1.5 महीने में सभी में सीखने को मिला कि हम कहाँ जा सकते हैं उस इतनी बड़ी इंडस्ट्री में जिसको कंसल्टिंग कहा जाता है, जिसके अंदर कहने को तो मैकिन्सी, बेन और BCG है,
बट उसके अलावा भी छोटे छोटे इतने सारे वेंचर्स हैं जो दुनिया भर में काम करते हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, हम कहाँ पे फिट होंगे, वो कहीं ना कहीं अब समझ में आने लगा। और लकीली उसी समय था कि बेन एंड कंपनी उस टाइम हायर कर रही थी अपने कैपेबिलिटी यूनिट में। तो बेन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कंसल्टिंग में क्रैक किया तुमने? फ्रैंकली मैं फ्रंट एंड कंसल्टिंग पे कभी नहीं गया। मैं बेन में गया तो लेकिन उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अब बेन में जब आया तो रियलाइज़ हुआ कि यार हम तो बहुत पीछे हैं। यहाँ पे हमसे छोटी उम्र के लड़के हमसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं। वो बात करते थे कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, हमने डिबेंचर नहीं सुना, कन्वर्टिबल तो छोड़ ही दीजिए। वो बात करते हैं कि प्री सीरीज ए का रेज किसी स्टार्टअप ने फंडिंग उठाया एंड हमें यही नहीं पता है कि यार प्री सीरीज क्या होता है, हमने खाली सीरीज ए सुना था। हर तरीके से हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे थे। इंटरव्यू बहुत अच्छा निकाल के क्रैक जरूर कर लिया, लेकिन अब अंदर घुसने के बाद लड़ाई बहुत अलग थी। एंड सच कहूँ तो मैं अपनी पूरी बेन की जर्नी में मैं कभी भी टॉप में तो पहुंच ही नहीं पाया, बट हाँ मैं एवरेज से ऊपर पहुंच गया था। और उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा जो मुझे लीडर मिले, जिनका नाम था निर्मल चंद्रहास। आज वो जियो हॉटस्टार में काम करते हैं। निर्मल ने मुझे एक चीज़ सिखाई वहाँ पे, जो सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया कि जैन तुम किसी भी प्रोजेक्ट पे, चाहे बेन के लिए चाहे किसी और वेन्यू में काम करो, ऑलवेज ट्राई टू इंश्योर दैट यू आर इररिप्लेसेबल। अब ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने मुझे क्या समझाया कि जैन तुम जो काम करके लाए हो, अगर कोई मुझसे बोले कि मैं 10,000 कम सैलरी में कर दूंगा, यू आर रिप्लेसेबल। काम ऐसा डिलीवर करो जो कोई मुझसे तुम्हारी आधी तनख्वाह ले तो भी मैं उसे दे ना पाऊँ कि पता है यार ये तो कोई डिलीवरी नहीं कर सकता। वहां पे फिर पता है क्या होगा, तुम अपना रेट तुम खुद कमांड कर सकते हो। तुम बोल सकते हो नहीं यार मैं साल के 12 लाख पे नहीं आऊंगा, मैं 20 लाख पे नहीं आऊंगा, मेरा रेट ये है। अब पॉइंट इज कितने लोग हैं जो कमांड कर पाए? नहीं होते ज़्यादा। तो ये बहुत आसान है, एक बार तुम वो तुम्हें आदत लग जाए कि हाँ इररिप्लेसेबल वर्क करना है। और वो कैसे करना है? कुछ नहीं है, बहुत आसान फॉर्मूला उन्होंने मुझे बताया। किसी भी प्रोजेक्ट पे जब काम कर रहे हो, टीम में 5 लोग हैं, वो सबको एक ही लाइन सिखाते थे, 80% टाइम BAU में लगाओ कि नॉर्मल जो काम करते हो वही, 20% टाइम निकालो उस काम के लिए जो कि इसके बाहर है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम पेप्सिको के ऊपर काम कर रहे हो एंड उनके अगर तुम ट्रॉपिकाना जो उनका एक आता है राइट, उनका एक ड्रिंक है, बेवरेज है, उसके अगर तुम काम कर रहे हो, तुम यूएस के ऊपर, खाली डेटा से मत खेलो, खाली यूएस का कंपनी का स्टडी मत करो, उसकी कॉम्पिटिशन का स्टडी मत करो। स्टडी अबाउट द एंटायर ऑरेंज का सप्लाई चेन, स्टडी अबाउट हाउ दिस एंटायर इंडस्ट्री वर्क्स इन यूरोप, इन एशिया, इन चाइना। उसके बेसिस पे इंसाइट्स लेके आओ एंड वहां पे जब डिस्कशन हो रहा है ना, वहां पे अपने डेटा के साथ उसकी इंसाइट्स दो। सडनली यू आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट नोबडी एल्स नोज अबाउट और टॉक्स अबाउट, एंड दैट इज वेयर यू बिकम डिफरेंट। तो बेन में रह के हमने 2 चीजें सीखी। नंबर 1 कि डेटा से स्टोरी कैसे निकालते हैं और डेटा को कैसे स्टडी करते हैं, और दूसरा अपने किसी भी काम में इररिप्लेसेबल कैसे बनना है, जो कि एक माइंडसेट का माइंडसेट है। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं अब जब बेन में इतना रह चुके हैं, 1 साल 9 महीने हो गए थे, 1 साल 8 महीने हो गए थे, तो हमने डिसाइड किया अब यहाँ से निकलना, स्टार्टअप साइड पे जाएंगे हम। हमने डिसाइड किया सीरीज ए के नीचे से स्टार्टअप में जाएंगे नहीं कि पता नहीं 6 महीने बाद कंपनी ना हो, और सीरीज सी के ऊपर भी नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ सब कुछ बन चुका, खाली स्केलिंग होगा। हमें चाहिए था बीच में, जहाँ पे खिचड़ी, जहाँ पे है रायता, कभी कुछ फट रहा है, कभी कुछ नया हो रहा है, कंपनी मंथ ऑन मंथ 20-30%, कभी 100% भी ग्रो कर रही है, एंड तुम्हें वहां पे खेलना है। कभी इस फंक्शन में काम कर रहे हो, कभी उसमें कर रहे हो, कभी सेल्स वालों की हेल्प कर रहे हो, कभी प्रोडक्ट में जाके कुछ कर रहे हो। मुझे ऐसा काम चाहिए था, मेरे को ऐसा काम करना था कि इट स्टैंड्स आउट। 4 सेक्टर्स हमने चुने और डिसाइड किया इसके अंदर ये टोटल 28 स्टार्टअप्स हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट आ रहा है। कौन से 4 सेक्टर्स चुने थे? 4 अलग सेक्टर्स थे। 1 वॉज योर यूज्ड कार सेगमेंट, जो कि उतना अच्छा नहीं पेव आउट हुआ है टू बी फ्रैंक इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। इंडस्ट्री काफी ग्रो करी बट स्टार्टअप साइड पे ज्यादा नहीं चली। सेकंड वाज योर ईवी स्पेस, ईवी मोबिलिटी, जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिविटी रही है, सब कुछ हुआ है, कुछ डट्स भी निकले, बट ओवरऑल एज ए सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है। थर्ड वाज योर एडटेक स्पेस, बट एडटेक में आई वाज वेरी क्लियर कि हर जगह जहाँ पे भी जो काम हो रहा है ना, सब कुछ हो रहा है कि कोई ना कोई कोर्स बेच दे। मुझे कोई ना कोई ऐसा स्टार्टअप ढूंढना है जाके जहाँ पे इससे अलावा भी कुछ हो रहा हो। वो एक क्लियर डिस्टिंक्शन था, इसके अलावा कुछ देखेंगे हम, एडटेक में और भी बहुत कुछ आता है, तो वैसा कुछ ढूंढना है। फोर्थ जो स्पेस था आपका वो था स्पेस टेक, क्योंकि भारत सरकार ने अपनी 75 साल की जर्नी में पहली बार स्पेस सेक्टर को लिबरलाइज किया था। इसरो के एसेट्स को और बहुत सारे सिस्टम्स को कहीं ना कहीं बाकी इंडस्ट्री के लिए, स्टार्टअप्स के लिए खोल दिया था कि आप रॉकेट बनाना चाहते हो, इसरो आपकी हेल्प करेगा, इसरो के एसेट्स आपकी हेल्प करेंगे, आप इसरो का लॉन्च पैड आप यूज़ कीजिए, आप उनकी लैब्स यूज़ कीजिए। इस तरह की चीज़ें हुई थी। तो बहुत बड़ा लिबरलाइजेशन का मोमेंट था, बहुत सारे रेगुलेशंस को डाइल्यूट किया गया था, इन सेक्टर में बहुत बड़ा बूम आने वाला था। तो इसमें स्टार्टअप्स हमने आइडेंटिफाई किए, टोटल 28 स्टार्टअप, जिनके 32 फाउंडर्स को हमने शॉर्टलिस्ट हमने किया कि यार इनकी स्टोरी कुछ अलग लग रही है, एंड वेरी क्लियर था कि हम इनको रीच आउट करेंगे। ये नहीं बोल के कि मुझे आपके स्टार्टअप के लिए काम करना है। मेरा बहुत क्लियर पिच था, आपकी लाइफ बहुत ही आउटस्टैंडिंग रही है, आपकी ट्रेजेक्टरी बहुत ही आउटस्टैंडिंग रही है, एंड मेरे को आपके जैसा बनना है, जिसके लिए मेरे को आपके आसपास रह के काम करना है। मैं बहुत क्लियर था, मेरे को सैलरी के साथ मुझे इक्विटी भी चाहिए, जैसे सैलरी पे मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। और 8 ऐसी कंपनियां थी जहां पे इक्विटी भी देने को रेडी है, सैलरी भी देने को रेडी है। 1.5 महीने पूरा साइकिल चला, जिसमें सबसे आखिरी कंपनी जहां पे मैं पहुंचा, जहां पे मेरा इंटरव्यू हुआ, कोई भी प्रोसेस हुआ, कुछ भी हुआ, वो थी क्लास प्लस।
और सबसे पहले जो कन्वर्ट हुआ जिससे ऑफर मुझे मिला वो भी थी क्लास प्लस। क्लास प्लस जिनको नहीं पता नोएडा बेस्ड कंपनी है और मुकुल एंड भास्वती ये दो उसके फाउंडर्स हैं, बहुत ही कमाल के लोग हैं। एंड अब जब एडटेक का बीच में बहुत बड़ा बस्ट भी आया, सब कुछ हो गया, जो गिनी चुनी कंपनीज उस एरा की ऐसी हैं जो कि आज भी बहुत अच्छा कर रही हैं, जम के ग्रो कर रही हैं, उनमें इसका नाम आता है। जब मैं इंटरव्यू के लिए गया मेरा एक्सपीरियंस पूरा चेंज हो गया। इट वॉज लाइक आज मैंने उसे पिंग किया है फाउंडर को, अगले मेरे पास उसी दिन मेरे पास पिंग आ गया कल आ जाओ ऑफिस। मैं उनके ऑफिस गया, मुझे लगा कि मिलेंगे, एक इंटरव्यू होगा, घर आ जाऊंगा दोपहर तक। और मैंने शाम का मैंने रखा हुआ था प्रोग्राम कि मैं गुड़गांव जाऊंगा, अपनी फियांसे से मिलूंगा। सो उस टाइम फियांसे नहीं थी, अगले दिन हमारा रोका होना था। क्लास प्लस एक बार जब गया वहां से छुट्टी ही नहीं हुई। एज इन वहां पे बातचीत शुरू हुई, एक राउंड चलता है जो हमारे चलता है 1.5 घंटा, अगला राउंड चलता है जो चलता है 2.5 घंटा, जिसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, कहने को इंटरव्यू है लेकिन उसमें फाउंडर्स ऑफिस के एक दूसरे लड़के हैं जिनका नाम है विशिष्ट। तो विशिष्ट मेरे साथ चल रहे हैं, उन्होंने शॉर्ट्स पहने हुए हैं, पिज्जा खा रहे हैं, मेरे को भी खिला रहे हैं और बातचीत करते हुए हम बात कर रहे हैं कि ब्राजील के शुगर सेक्टर में क्या क्या हो रहा है, मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ। तो अब ये सब कुछ जब हो रहा है तो मेरे को फील आने लगा कि यार ये कुछ अलग ही कंपनी है। फिर लास्ट में फाउंडर के साथ मेरा एक पूरा एक सेशन होता है कि तेरे को इक्विटी क्यों चाहिए, तेरे को किसी ने सिखा के भेजा है। तेरी उम्र के लड़के जब आते हैं ना वो बोलते हैं मेरे को तो सैलरी दो बढ़िया, मेरे को 30% हाइक और दे दो, मेरे को 40% और दे दो, मेरे को 80% हाइक दे दो, मेरे को 100 चाहिए। कोई ये नहीं बोलता सर सैलरी काट लो, इक्विटी चाहिए। एंड आई वाज लाइक नहीं यार मेरे को चाहिए। रीजन मेरा बहुत क्लियर था कि ये जो इतने स्टार्टअप्स जो हम देख रहे हैं आज के इन हो रहे हैं उसमें अच्छा खासा रीजन ये है कि वो लोग स्विगी में, जोमेटो में, फ्लिपकार्ट में, पेटीएम में काम करते थे। उन्होंने जब ईसॉप बायबैक किया, किसी ने 50 लाख बनाया, किसी ने 1.5 करोड़ बनाया, किसी ने 8 करोड़ बनाया, जिसने उनको फ्रीडम दिया ये चॉइस लेने का कि यार मैं अगले 2 साल के लिए अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं खुद का कुछ बनाने का ट्राई करूंगा, मेरे को वो मौका चाहिए, बट आज के मेरे पास वो पैसा है नहीं। एंड ही लव्ड द आंसर एंड उन्होंने मुझे जॉब उस टाइम ऑफर कर दी। और जब जॉब ऑफर किया उसके बाद वो मुझे बोले भी मुकुल कि तेरी लाइफ में कोई लड़की है। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि यार कल ही मेरा रोका होना है। मेरे को डर था कि यार कल कहीं इसको ये ना लगे कि ये तो बिजी हो जाएगा, वहाँ पे काम वाम नहीं करेगा। तो मैंने बोला कि है नहीं लेकिन जल्द हो सकती है। तो मुकुल ने एक लाइन बोली थी, देख अगर कोई होने वाली उसको पहले ही बता दियो कि तेरी पहली शादी मुझसे हो चुकी है। एंड आई लव्ड इट जेन्युइनली कि यार क्या आदमी है, ऐसा एटमॉस्फेयर मुझे कहीं नहीं मिला, इसके बाद मुझे काम करना है। क्या सैलरी पे हायर किया उन्होंने? पेन में मैं जिस सैलरी पे था मेरे को उससे 40% हाइक उसमें मिला था। मेरा अगले दिन रोका हुआ, सब कुछ बहुत सेलिब्रेशन। मैंने अपनी वाइफ को बोल दिया तुम मेरे लकी चार्म हो, तुम आई देखो 1.5 महीने से लगा हुआ था, इतना बढ़िया मेरे को ऑफर मिल गया, मेरी पसंद का रूल मिल गया। उसके 2 दिन बाद होता है जब मैं अपने वाइफ से पहली बार डेट पे जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए, रास्ते में हूँ मेरे पास कॉल आता है, एक और जो कंपनी जो इन 8 में से थी जिसको मैंने इतनी टाइम से बात चली थी वो कन्वर्ट हो गया एंड वो मुझे दे रहा है क्लास प्लस के ऊपर 30% हाइक। आई वाज लाइक ओ डैम, अब मैं क्या करूँ, ये तो अच्छा पैसा है। उसके अगले दिन होता है कि फिर मेरे पास एक और ऑफर आता है जो और दे रहा है। ओवरऑल आने वाले 1 हफ्ते के अंदर मेरे 8 के 8 कन्वर्ट हो चुके थे, मेरे पास 8 ऑफर थे हाथ में। और सारे एक ही प्रोफाइल साइड में थे जिस साइड ढूंढ रहे थे? कैसा था, क्या डिफरेंट डिफरेंट थे? प्रोफाइल का कोई नाम ही नहीं था। ओके, फाउंडर्स ऑफिस में थे। इतना क्लियर था, फाउंडर्स ऑफिस भी उस टाइम कोई वर्ड नहीं था टू बी फ्रैंक। उस समय इसकी कोई इतनी बात नहीं कर रहा, बहुत कम लोग ये जानते थे। बेसिक इतना ही मंत्र था कि कुछ भी काम हो सकता है, यू आर अ जनरलिस्ट, ये वर्ड उस टाइम चल रहा था। आजकल फाउंडर्स ऑफिस ज्यादा चलता है, उस टाइम जनरलिस्ट वर्ड चल रहा था। 21 ईयर में था ये बात है 2021 की। अब इसमें जो पीक ऑफर था वो मुझे क्लास प्लस के ऊपर 120% का हाइक दे रहा है क्योंकि फंडिंग बूम था एंड यू कैन कमांड योर रेट एंड कंपनीज दे रही हैं क्योंकि असाइनमेंट इतना अच्छा था, राउंड बहुत अच्छे हुए, फाउंडर इंप्रेस हो चुका है। तो अब रेट जब डिसाइड हो रहा है आपके हिसाब से तो इट्स ऑल अबाउट आप कितना सामने वाले को अपना पोटेंशियल दिखा पाते हो एंड आपको खुद को कितना पता है मेरा पोटेंशियल इतना है कि मैं सामने वाले को उतना दिखा सकता हूँ। इट डजेंट मैटर मैं पहले क्या ले रहा था। वहां पे बेसिकली फिर मेरे को समझ नहीं आया कुछ क्या करूँ, तो मैंने एक काम किया कि मैं मुकुल को ऑलरेडी कमिट कर चुका जो क्लास प्लस के फाउंडर है। मैंने उनको बहुत जेन्युइन मैंने एक मैसेज किया कि मुकुल हम एक कॉल पे आ सकते हैं क्या, थोड़ी गाइडेंस चाहिए। तो मुकुल ने फिर कॉल किया, हम बात पे आए। तो मैंने बोला कि मुकुल ऐसा ऐसा सीन है, मेरे को पता आपको नहीं अच्छा लगा सुन के कि मैं आपको कमिट करके आया हूँ एंड मंडे को मेरी ज्वाइनिंग है, बट मैं आपसे खाली एक चीज़ समझना चाहता हूँ, अगर आप मेरी जगह होते आप कैसे फैसला करते हैं ऐसी सिचुएशन में, बिकॉज मैं जहाँ से आ रहा हूँ ये बहुत अच्छा पैसा है, आई डोंट नो हाउ टू नेविगेट दिस एंटायर सिचुएशन। मुकुल ने मुझे एक बहुत ही ऐसी बात बोली जिसने मेरे को मूव कर दिया। उन्होंने मुझे बोला कि यार देख तेरा डिसीजन है, यू हैव टू फिगर आउट व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ यू आर इन। स्टेज से क्या मतलब होता है, आज तेरी गर्लफ्रेंड है, कल कोई थोड़ी सी पॉपुलर बंदी आ जाएगी तेरी लाइफ में, कोई मॉडल है, तो इसको डिच करके उसके पास चले जाएगा। लेकिन फिर कोई बॉलीवुड की एक्ट्रेस से तेरा अगर टाका भिड़ गया तो विल बी लाइक अरे छोड़ो इसको, उसके पास जाते हैं। ये एग्जांपल दिया उन्होंने। हाँ, लेकिन फिर उन्होंने बोला बट देन से सम पॉपुलर मॉडल फ्रॉम द वेस्ट, यूएस की कोई बहुत पॉपुलर मॉडल है, स्विम सूट मॉडल है, बोला इसको भी छोड़ो वहाँ चले जाता हूँ। बट जब भी तू अपना घर बसाने जाएगा विल यू लुक फॉर कि यार कौन ज़्यादा पॉपुलर मॉडल है? आंसर इज नो। व्हाट यू लुक फॉरवर्ड टू इज यार कौन है जिसके साथ मैं एक अच्छी फैमिली बिल्ड कर सकता हूँ। यू हैव टू डिसाइड, आर यू एट द स्पेस वेर यू वॉन्ट अ फ्लिंग or are you at a space where you want to build a home? If you're looking for a home, Class Plus is open for you. If you're looking for a fling, then you have to decide what is the next destination for you and then you can move on to the next one. And उन्होंने एक लाइन और बोली कि यार देख मैं तेरे को ये दे सकता हूँ,
कोई और तुझे उससे 120% ऊपर दे रहा है, ठीक है, कल को टाटा आ जाएगा, वो बोलेगा 120 क्या है, 200% और लो, मैं तुम्हें 2 करोड़ देता हूँ। रिलायंस आके बोले 8 करोड़ ले ले यार, तू आ जा, बस घर कहाँ बनाना तुम्हें दिखना पड़ेगा, क्योंकि एक लिमिट के बाद ना जरूरतें पूरी हो जाती है। फिर व्हाट यू लुक फॉर इज कि यार पीस कहाँ पे है, मुझे कहाँ पे काम करके मजा आ रहा है, सो यू डिसाइड। बट ज़रूरत तो अभी बहुत पूरी करनी बची थी ना, वो भी तो था। सच कहूँ तो यहाँ पे जो बातचीत हुई ना, मेरा माइंड चेंज हो गया था। हाँ, वो बिकॉज बहुत क्लैरिटी के साथ डीप बात बताई उन्होंने। या एंड द वे ही इज टॉकिंग टू मी, लाइक यहाँ काम करना है, प्लस बाकी जो भी जगह थी ना वहाँ पे इट वाज लाइक कि आई विल बी वर्किंग फॉर द फाउंडर्स। यहाँ पे इज वेरी क्लियर, यू विल बी वर्किंग विथ मी। अगेन वो एक एम्फेसिस आ रहा था, फॉर मी विथ मी। हम लाइक नहीं यार, इसके साथ काम करेंगे, जाने तो बड़ा पैकेज। वो एक बहुत बड़ा कॉल था उस स्टेज ऑफ लाइफ में जहाँ मेरी शादी भी होने जा रही है एंड खर्चे वर्चे तो फुल ऑन होने ही थे, सब कुछ होना था। आई एम लाइक कि नहीं यार, जाने दो उस पैकेज को, यहाँ करेंगे। नहीं, वो राइट डिसीजन भी था, बिकॉज मैं अगर तुम्हें जैसे एग्जांपल दूं तो मैंने जब एमबीए, और जैसे तुमने भी एमबीए किया है, बीटेक प्लस एमबीए जो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन होता है ट्रिपल आईटी ग्वालियर में, सो मैंने भी जब एमबीए लिया था, लॉट ऑफ पीपल सेड टू मी कि यार तुम एमटेक क्यों नहीं ले रहे हो जिससे ज़्यादा वैल्यू पैकेज मिलता है। बट एक ही फंडामेंटल पॉइंट है, आप पैसे के पीछे मत भागो, पैसा आ जाएगा। आप वैल्यू जनरेट करो, वैल्यू कैसे जनरेट करोगे उसका बैक ट्रैक करो। जो चीज़ में आप अच्छा कर सकते हो, जिसमें आपको मन लगता है, जिसमें आपको वर्क ना लगे, आपका पैशन है, तो उसमें आप वैल्यू ज़्यादा जनरेट करोगे। अगर ज़्यादा वैल्यू जनरेट करोगे तो मार्केट आपको ज़्यादा पैसा देगा। लेकिन अगर उसका अपोजिट चलोगे कि पैसा ढूंढता हूँ मैं, तो आप आज के लिए शॉर्ट टर्म में ढूंढ लोगे कोई ना कोई डेस्टिनेशन, बट वहाँ पे अगर आपका पैशन और वैल्यू जनरेशन अगर नहीं बना तो यू विल बी आउट ऑफ द जॉब ऑल्सो वेरी सून, राइट। और ये एक फंडामेंटल माइंडसेट सही होना, और इसमें हार्ड कॉल्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट टर्म में दिखता है कि ये ज़्यादा अच्छा है, और लोग ज़्यादातर कंपनीज में भी ये गलतियां करते हैं। मैंने बहुत जगह देखा है कि स्विच कर जाते हैं बिकॉज ऑफ हाइक, और जबकि उनको उसी कंपनी का ये पता नहीं हुआ कि उसको वो और ज़्यादा वैल्यू कमांड देते बिकॉज वो उसमें ग्रो कर रहे थे, एक वैल्यू ड्रिवन सिस्टम था, राइट। लेकिन आपने हाइक को देख कर कि आज मिल रहा है, आज ले लेते हैं, और फिर वो कंपनी बाद में बंद हो जाएगी, या कंपनी बाद में आपको उस लेवल का वैल्यू नहीं दे पाएगी और आप नहीं दे पाए उनको, फॉर एग्जांपल। तो ये बहुत ही बड़ा कनंड्रम और डायलेमा होता है, जिसको राइट वैल्यूज़ पे अगर चले तो इंसान सही से डिसीजन ले पाएगा। एंड यू हैव टू नो डिसीजन राइट और रॉन्ग, यू हैव टू मेक द डिसीजन राइट और or wrong. So if you make the decision right by working towards it, I think this will be working out well. एब्सोल्युटली यार, मैं आपको सिंपल से एक टर्म में बताऊं तो मुकुल ने इतना इतना मेरे लिए किया, उन्होंने इतने दरवाजे मेरे लिए खोले, उन्होंने मुझे जो अथॉरिटी दी, मेरे पास कंपनी का सारा डेटा मेरे पास है, मेरे पास इतनी अथॉरिटी थी मुकुल के कारण कि मैं जाके कंपनी की वीपी, एवीपी, सीएफओ किसी से भी कोई भी सवाल मैं पूछ सकता हूँ। मेरा उस टाइम नजरिया बदला कि इससे फर्क नहीं पड़ता आपको कितना एक्सपीरियंस है, आप कितने Absolutely. छोटे हो क्या हो, फर्क इससे पड़ता है कि भाई साहब आप बात कैसे करते हो, Absolutely. आप वो जो कन्वर्सेशन में जा रहे हो उसके पहले प्रिपरेशन क्या करके जा रहे हो। Correct. 1 साल हो गया वहाँ काम करते हुए, अप्रेजल का टाइम आया तो मेरे पास ईमेल आ गया कि आपका 20% हाइक हुआ है। कहने को अच्छा था, मैंने मुकुल को पिंग किया कि मुकुल यार आई थिंक आई डिजर्व बेटर, एंड मुझे पता था मुकुल का क्या रिप्लाई आएगा, उनका आएगा व्हाई डू यू थिंक यू डिजर्व बेटर। ही इज नेवर लाइक कि यार 20% दिया और कितना चाहिए, वो सब नहीं होता वहाँ पे। ही इज़ वेरी क्लियर, ही विल आस्क यू टू जस्टिफाई इट, कुछ चाहिए जस्टिफाई कर दो। मोस्ट लाइकली कर नहीं पाते लोग, कि मोस्टली लोग एंटाइटल्ड फील करते हैं और वो सबसे डिमांड करते हैं। तो मुझे पता था वो आएगा, मैं ऑलरेडी तैयारी करके बैठा, आई प्रिपेयर्ड अ शॉर्ट डेक जहाँ पे मैंने टेबल मैंने बनाई थी एंड उसमें मैंने डाल रखा था मैंने क्या क्या काम मैंने किए जो लैंडमार्क है, उसके क्या क्या इम्पैक्ट आए इन नंबर्स, एंड हु आर द पीपल हुज लाइव्स वर इम्पैक्टेड और मेड ईजियर बिकॉज ऑफ इट, एंड हु यू कैन टॉक टू एंड कन्फर्म विथ, कि अगर जयंत नहीं होता तो ये काम होता ही नहीं होता, ये चेंज आता नहीं आता। मैंने टोटल 12 आइटम्स उसमें लिस्ट में नहीं किए थे, ये मैंने उनसे शेयर किया एंड 8 मिनट बाद उनका रिप्लाई आता है, फेयर इनफ, व्हाट इज़ द नंबर इन योर माइंड। मैंने उन्हें एक नंबर बोला, उनका सामने से उससे थोड़ा सा कम नंबर आया और बोला कि इसका 10% मैं ईसॉप्स के फॉर्म में दूंगा, बाकी ले ले। गुड यार, आई एम ग्रेटफुल। वो ये भी बोल सकता था भाई यार ज़्यादा हो रहा है, प्रोबेबली यू शुड लुक आउट, आई विल हायर समवेयर एल्स, वो ये भी बोल सकता था, लेकिन ही रेस्पेक्टेड मी। और उस दौरान होता है क्लास प्लस एक कंपनी को अक्वायर करते हैं जिसका नाम है टेस्टबुक.com, एंड उसके फाउंडर्स वहाँ आते हैं, फाउंडरशिप कैप्टन्स को मिलाया जाता है जिसमें मैं भी था, एंड वहाँ जब वो मुलाकात होती है, वो जो अपनी कहानी सुनाते हैं फाउंडर्स आशुतोष एंड नरेंद्र, आई एम हिट लाइक कि यार ये लोग तो मुझसे भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रेस सिनेरियो से आते हैं, येट दे हैड द अथॉरिटी टू से कि यार मैं जॉब नहीं करूँगा, बिजनेस करूँगा। मैं जब कॉलेज के एंड में था, मैं खुद को बोलता था कि 5 साल बाद जॉब के जब सब कुछ मैं मीट कर लूँगा, मैं बिजनेस करूँगा। आज 3.5-4 साल होने आ गए हैं, मैं आज भी यही बोल रहा हूँ कि 5 साल बाद मैं बिजनेस करूँगा। ये 5 साल कभी नहीं आएगा, ये हमेशा ऐसे 5 का 50 ही बनेगा। एंड जैसे जैसे समय आगे निकलेगा ये और मुश्किल होगा, 2 कारण से। नंबर 1, ये जो पैसा जो हर महीने अकाउंट में आता है ना, इसका अल्योर और बढ़ेगा।
छोड़ना बहुत मुश्किल होगा जैसे जैसे बड़ा होगा। सेकंड, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ रही है। पहले कुछ नहीं था, घर पे पैसे देने लगे, फिर शादी हो गई, अब और खर्चे भी उसके ऑन टॉप आ गए। अब मैं फादर भी बन गया हूँ फॉर एग्जांपल, अब ये भी है, कल को हो सकता है एक और बेबी भी हो, उसके भी खर्चे होंगे, फिर दोनों बच्चे स्कूल जाएंगे और खर्चे होंगे, बढ़ेगा ही। तो आप कैसे हिम्मत करो कि मैं सब छोड़ता हूँ, मैं खुद का कुछ करता हूँ? नहीं होगा। उस दिन फैसला किया, वी हैव टू टेक अ कॉल। 3 दिन लगाए बैठ के लिख करके। मैं जब भी सोचता हूँ कुछ भी, जब कोई डिसीजन मेकिंग करना तो मैं लिखता हूँ, कि लिखने से मैं हर पर्सपेक्टिव उसका कवर में कर लेता हूँ। लिखता दिन मैं टाइपिंग करता हूँ, एंड मैं तकरीबन कुछ 4850 समथिंग वर्ड्स मैंने लिखे थे, जिसमें सब कुछ कवर था कि मैं फाइनेंसेस कैसे मैनेज करूंगा, क्या कैसे करूंगा, रनवे कितना है हमारे पास, सब कुछ वहाँ पे मैंने अपना नोट डाउन किया, पूरा थॉट्स मैंने स्ट्रक्चर किए। अब था असली चैलेंज, मुकुल को कैसे बताएं क्लास प्लस। मुकुल भाई है, उनके लिए दिल धड़कता है। अब उनको कैसे बोलूं कि यार मैं छोड़ना चाहता हूँ, मुझे पता था मुझे बहुत गालियाँ पड़ेंगी, ही विल बी अपसेट एंड एवरीथिंग, वो होगा कि इन दी एंड उन्होंने छोटा भाई समझ के मेरे को इतनी अथॉरिटी भी दी, मेरे लिए इतना कुछ किया क्लास प्लस में। Mukul must be infurious, right? ही लंबास्टेड एट मी, ही वॉज वेरी वेरी एंग्री, एंड उन्हें इस बात की नाराज़गी नहीं थी कि मैं खुद का कुछ करना चाहता हूँ, उस पर ही वॉज प्राउड। ये मुझे बाद में पता चला। दी ओनली इशू वॉज, उनको इस बात का डर था अगर मैंने फैसला किया कि मैं खुद का कुछ करना चाहता हूँ, तो ये फैसला कम से कम 2-3-4 महीने पहले मैंने सोचा होगा, तब जाके जिनके पास आया, उनकी नज़र में ये वाली बात थी। एंड उनको ये था तू मुझे आके सीधा ये बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ। पहले क्यों नहीं बताया, गाइडेंस डिस्कशन क्यों नहीं किया? एग्जैक्टली, ही वॉज लाइक तेरे को करना ही था, मेरे से आके बात करता, मैं तेरे को बताता, मेरा भी तो कुछ एक्सपीरियंस है, मैंने भी तो खुद का किया है, तीसरी कंपनी जो मैंने बनाई है ये चली है, फेलियर्स भी देखे हैं, फंड रेज भी किया है, तो पूछता तो सही। आई वुड हैव गिवन यू आइडिया कि यार तू कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्या कर सकता है, हाउ कैन आई हेल्प यू। यू डिड नॉट इवन टेल मी। कहीं ना कहीं उस बात के ऊपर हर्ट था। तो मेरे को लगभग 2.5 महीना लगा, एंड मेरे को पता है मैं बिना मनाए तो मैं ऐसे ही जाऊँगा नहीं। उन्होंने कहा था तेरे को जाने चले जा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी दोबारा कोई बात नहीं होगी। एंड मेरे को पता था कि यार ये तो ऐसे नहीं करूँगा। एंड बहुत लोग सुन के ऐसे सोच रहे हैं कि यार ऐसे थोड़ी होता है, तो मैं से ये रोक थोड़ी सकते हो, उनका हक है। मेरे को पता था कि यार बड़ा भाई है, इसको मैं सॉर्ट करके ही जाऊँगा। धीरे धीरे करके पैसिफाई हुए, मैंने उन्हें समझा, उन्होंने मुझे समझा। फिर एक दिन हमारी भाइयों भाइयों वाली चैट हुई दिसंबर में, जिसके बाद ये डिसाइड हुआ कि ठीक है, आई एम गोइंग टू गो। ऑन Feb of 28, 2023 आई फाइनली कंप्लीटेड माई टेन्योर एट क्लास प्लस। उसके अगले दिन से लिंक्डइन जर्नी शुरू हो गई थी। सो बेसिकली हुआ क्या, ये जो 2.5 महीने का सफ़र था मुकुल को मनाने का, उस दौरान मैं आई हैड फिगर्ड 2 थिंग्स कि मेरे को लाइफ में 2 चीज़ें करनी है। नंबर 1, आई हैव टू बिल्ड अ रेवेन्यू स्ट्रीम। आई डोंट वांट टू बिल्ड अ स्टार्टअप और अ बिजनेस और समथिंग जो कि भाई हज़ारों करोड़ का वैल्यूएशन हो, हज़ारों करोड़ की पैसा कमाए, IPO हो, या फिर उसमें 1000 लोग काम करते हो, 10,000 लोग काम करते हो, लाख लोग काम करते हो। मुझे नहीं करना। मेरे को एक ऐसा कुछ बनाना है जो कि मेरे परिवार को फ्री कैश फ्लो ला के दे, इनफ टू मीट फ्रीडम नीड्स। फ्रीडम का मतलब क्या होता है, माई फैमिली कैन डाइन एनीवेयर, वाइन एनीवेयर, शॉप एनीवेयर, गो एनीवेयर। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई कंटिजेंसीज हो, तो सोचना ना पड़े, हॉस्पिटल का कुछ आ गया, खुले हाथ से बेस्ट जगह हम कराएंगे। हाँ, वो नहीं कि प्राइवेट जेट कर रहे हैं, लैम्बोर्गिनी चाहिए, वो वाला नहीं, बट अदरवाइज हम फ्रीडम मनी से रह सके। मुझे इतना पता चल चुका था मैं खाली 3 ही चीज़ों में अच्छा हूँ। राइटिंग एंड स्टोरी टेलिंग एक हो गया, एंड रिसर्च एक हो गया, एंड थर्ड इज आपका इन्वेस्टिंग। तो हमने कहा तीनों को मिलाते हैं एंड स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंटेंट करते हैं फॉर द क्लासेस ऑफ इंडिया ऑन अ प्लेटफॉर्म कॉल लिंक्डइन। तो हमने शुरू किया एक फॉर्मेट कि डेली सुबह 8:30 बजे, नो मैटर किसी का शादी है, ब्याह है, बर्थडे है, क्या है, किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे लिंक्डइन पे सुबह 8:30 बजे एक डीप डाइव आएगा। ये टेक्स्ट पोस्ट होगा जिसमें हम कोई अपनी खुद की फोटो वोटो नहीं लगाएंगे फैंसी सी कि हाँ भाई आओ देखो मैं अच्छा दिखता हूँ तो मेरा पोस्ट देख लो और लाइक कर दो, मुझे फॉलो कर लो। वो सब ड्रामा हमें नहीं चाहिए, बिकॉज हम मासेस ऑफ इंडिया के नहीं, हम क्लासेस ऑफ इंडिया के लिए बना रहे हैं। एंड ये लोग जब हमारा जब कंटेंट जब देखें तो उनको उसमें 3 में से एक चीज़ मिलनी चाहिए। 1, इधर माई कंटेंट शुड एड वैल्यू टू वॉट दे ऑलरेडी नो, और इट शुड सरप्राइज देम, और इट शुड चैलेंज देम। अब ऐसे सोचो, मैंने एक पर्सोना बना लिया था सर कि ये जो क्लासेस ऑफ इंडिया होता है ना, ये वो वाली ऑडियंस है जिनको ऑलरेडी पता है कि न्यूज़ में क्या हो रहा है। ये अपने ऑफिस जब जा रहे होते हैं, ये फ़ोन पे ऑलरेडी सब कुछ पढ़ लेते हैं कि इकोनॉमिक टाइम्स में क्या क्या हो रहा है। उनको पता है अंबुजा सीमेंट्स यहाँ पे ये कर रहा है, JSW ये कर रहा है, अडानी ये कर रहा है, अंबानी ये कर रहा है। उनको ये पता है कि अच्छा सरकार क्या कर रही है, US में क्या हो रहा है, उनको ब्रॉड सब कुछ आइडिया होता है। तो ये जो 99% जो जनता है मार्केट में जो कि कंटेंट क्रिएशन कर रही है, वो क्या करती है, वो न्यूज़ की समरी बनाती है और ऊपर एक कैची सा क्लिक बेटी हेडलाइन डालती है, अडानी विल किल अंबानी एंड पेट्रोकेमिकल, अडानी एंटर्स टेलीकॉम, टफ टाइम फॉर एयरटेल। ये सब जो होता है ना, हम वो वाला कंटेंट कर ही नहीं सकते कि हमारी जो कोर ऑडियंस जिसको हम टारगेट करना चाहते हैं, जो हमने पर्सोना बनाया है, उसको तो ये सब ऑलरेडी पता है। हमारा काम है इसके ऊपर कोई वैल्यू एडिशन करना, उसको सरप्राइज करना या फिर उसको चैलेंज करना। हम तीनों में से कुछ भी कर पाए ना, तो ये कंटेंट कभी ना कभी जरूर चलेगा। और जब भी चलेगा, ये जो लोग हैं हमारी क्लासेस ऑफ इंडिया, वो ये नहीं देखेंगे कि यार 30 साल का तो लड़का है, 29 साल का तो लड़का है, इसको पता क्या है। व्हाट दे आर गोइंग टू नोटिस इज यार ये बंदा डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ऐसा लाता कहाँ से है। मेरे को वो क्रिएट करना था।
अब कंटेंट हमने शुरू करा था हमने एक लिखना ऑन 21 दिसंबर 2022, 45 डेज मैं नॉन स्टॉप ये कंटेंट डाल रहा हूँ डेली सुबह 8:30 बजे, नहीं चल रहा। इतना बुरा हाल है सर कि मैं कंटेंट डाल रहा हूँ, किसी पोस्ट पे 4, किसी पे 5, किसी पे 7 लाइक आ रहे हैं। कोई अलग से चल जाए, पोस्ट चल जाए तो उस पर 15 लाइक आते थे। सोच के देखो सर, एक लाइक मेरा अपना होता था, एक मेरी वाइफ के नाम का मैं करता था, एक मम्मी के अकाउंट से करता था, एक पापा का पुराना अकाउंट बना उससे करता था। चार तो मैं खुद ही कर रहा हूँ। मतलब प्रैक्टिकली कितनी बार तो पोस्ट ऐसे जिस पे कोई और लाइक ही नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं डाले जा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। एक एक पोस्ट पे 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की मेहनत लग रही है। ऐसे हम डीप डाइव्स बना रहे हैं। 45 डेज जब सर ऐसे चलता है ना, जब वो ज़मीन पूरी सूखी की सूखी रहती है, कभी बारिश नहीं हो रही है, तो लोग जवाब दे देते हैं। अच्छे अच्छे लोग 7 बार छोड़ चुके होते इतने में। पता नहीं क्या रीज़न था, हमने छोड़ा नहीं। बस मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं छोड़ा। और 45 डे को मेरा एक पोस्ट चल गया। ये पोस्ट था सर ब्लिंकिट के ऊपर। जोमेटो ऑलरेडी उसे खरीद चुका था एंड ब्लिंकिट के नंबर रिपोर्ट होने लग गए थे। किसी ने भी ये पर्सपेक्टिव वहाँ पे रखा नहीं था जो मैंने वहाँ पे रखा। डेटा से हमने खेला, जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा है। हमने एक इंसाइट निकाली कि एक एवरेज ब्लिंकिट का जो यूज़र है वो महीने के 3 ऑर्डर प्लेस करता है। ओवरऑल जो वैल्यू जो स्पेंड करता है ब्लिंकिट पे, दैट कम्स डाउन टू समथिंग अबाउट 1500 to 1600 रुपीज़। और ये क्यों मैटर करता है कि उस समय पे एक नैरेटिव सर चल रहा था वीसी इकोसिस्टम में कि ये जो क्विक कॉमर्स है इसका कंपटीशन है आपके घर के रेफ्रिजरेटर के साथ। आप जो भी सामान ला के अपने रेफ्रिजरेटर में रखते हो, ग्रोसरीज रखते हो, ये चाहते हैं कि आप किराने से लेने की जगह आप इससे लो और आप रेफ्रिजरेटर पे एडवांस में ला करके आप हफ्ते हफ्ते वहाँ पे स्टोर मत करो, ऑन द स्पॉट मंगाओ, आपके घर आ गया, खत्म काम। एंड मेरा ये पोस्ट था कि यार एक एवरेज आदमी अगर महीने के खाली 3 ही ऑर्डर करता है 1500 रुपए के, और वो क्विक कॉमर्स का यूजर है, मतलब कहीं ना कहीं क्लासेस ऑफ इंडिया है। कौन से लोग हैं जिनका काम खाली 1500 की ग्रोसरी से चल जाता है? ये नहीं है। सो व्हाट दैट मीन्स इज दैट क्विक कॉमर्स की जो जर्नी है बहुत लंबी चलेगी, बहुत धीरे धीरे होगा कि ये रेफ्रिजरेटर को रिप्लेस करने वाली जो थियरी है उसमें ये कहीं ना कहीं स्टैंड कर पाएंगे। एंड वो पोस्ट वायरल हुआ। वो आर्टिकल जिसमें तुमने ब्लिंकिट का जीओवी इश्यूज कॉल आउट किया था, वही है क्या? वो भी आए थे बाद में। वो इश्यूज बाद में है कि बेसिकली कंपनी जो उस टाइम रिपोर्ट करती थी, इनफैक्ट इस क्वार्टर से उन्होंने चेंज किया है, बट क्या इश्यूज थे, ये लोग क्या रिपोर्ट करते हैं, ये लोग नेट ऑर्डर वैल्यू नहीं बताते थे, ये लोग बताते ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू। उसका क्या होता था, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में अब समझ लीजिए कि आप गए ब्लिंकिट पे, आपने देखा कि हाँ जी आपके घर में बच्चा है और उसके लिए पैम्पर्स के डायपर लेने हैं। डायपर दिखा रहा है 1100 रुपए के, लेकिन स्लैश करके लिखा हुआ है 899। आपने क्या दिया, 899। उसके ऊपर जो भी आपका लगा साथ में डिलीवरी फी, लेट चार्ज फी, एटसेट्रा एटसेट्रा, नाइट चार्ज एटसेट्रा, रेनफॉल फी, हैंडलिंग फी, सब लगा दो। आपने दे दिया 950 रुपये। आपने तो वो दिया, लेकिन कंपनी ने क्या बिल बनाया, कंपनी ने बिल बनाया 1100 रुपये प्लस ये जो एक्स्ट्रा जो 51 रुपीज़ आपने जोड़े, लेट नाइट फी एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब हुआ। एंड कंपनी ने वो बिल बना दिया और वो बताती है कि ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू इज इक्वल टू दैट बड़ा वाला बिल। बेसिकली ये लोग एमआरपी को काउंट करते हैं। और इसमें जो डिस्काउंट जो आपको दिया, जो आपका 1100 की जगह कहीं ना कहीं आपको 899 लगा, उसमें से अच्छा खासा पार्ट ऐसा होता है जो कि कंपनी अपने प्रमोशनल एक्सपेंसेस नाम को बताती है। वो अलग से हेडर आता है जिसमें वो एक्सपेंस बताती है। उसे एक्सपेंस बनाने का क्या फायदा है, नंबर 1 यू आर डूइंग इट टू गेन मार्केट शेयर। पैसा है वीसी का, बर्न कर लो, ठीक है, इन्वेस्टर का पैसा बर्न कर रहे हो मार्केट शेयर गेन करने के लिए, मार्केट कल्टीवेट करने के लिए, क्योंकि लोगों को आदत नहीं है, चलो ठीक है वो सब तो है। सेकंड चीज़ क्या होता है सर, बिकॉज इट शोज लॉसेज, आपको टैक्स भी नहीं देना है, वो भी है, मल्टीपल चीज़ें हैं, राइट। बट पॉइंट इज जब आप बताते हो वो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू तो वो हुई नहीं सेल की, तो ये कहीं ना कहीं मिसलीड करता है इन्वेस्टर को। एक इन्वेस्टर को असलियत में पता ही नहीं है क्या वैल्यू है। अब इस क्वार्टर में चीज़ें निकल के आई कि आज से 5 क्वार्टर पहले ब्लिंकिट का जो एवरेज डिस्काउंट पर ऑर्डर था दैट वाज अराउंड 18%, अभी वो बढ़ के हो गया लगभग 21-22%। मतलब कितना बढ़िया सर, डिस्काउंट लगातार दे रहे हैं। 100 रुपए के ऑर्डर पे उनके हिसाब से तकरीबन 22 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, जिसमें से कुछ ये दे रहे हैं, कुछ ब्रांड को दे रहा है, बट 22 रुपए का डिस्काउंट। माई पॉइंट इज कि ये वाला जब हो रहा था हमने इसको उठाया एंड आई वाज अमंग द फर्स्ट वंस टू कॉल इट आउट ऑन सोशल मीडिया रिपीटेडली। तो इस तरह का कंटेंट हम वहाँ पे डालने लगे। अभी जब सर डलने लगा, हमारा कंटेंट चलने लगे, तो अपने आप फॉलोअर आने लगे, सब कुछ हुआ। लेकिन मेरे को ना, जब मेरे 5 पोस्ट मेरे चले, मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हो गई सर। वो ये था कि लिंक्डइन पे मैं पोस्ट डालूंगा, आकाश ने आज वो तो पढ़ लिया, उनको इंसाइट मिल गई। अब आकाश स्क्रॉल करेंगे लिंक्डइन, उनको 50 और पोस्ट दिखाएगा, 50 में आकाश 10 और पढ़ेंगे। आने वाले 3 दिन हो सकता है आकाश लिंक्डइन ना खोले या लिंक्डइन उनको मेरा पोस्ट ना दिखाए। जब वो चौथे दिन आएंगे तब तक वो 150 पोस्ट देख चुके होंगे, उसमें 30 पढ़ चुके होंगे, उनको मेरी इंसाइट फिर भी याद रहेगी, मेरा नाम उन्हें याद नहीं रहेगा। नाम याद नहीं रहा तो फॉलोअर तो चलो शायद बन गए, लेकिन मेरा एक्सेस बिल्ड नहीं होगा ना, तो ये काम नहीं करेगा। तो मैंने डिसाइड किया यार लिंक्डइन के साथ व्हाट्सएप बिल्ड करते हैं, इन लोगों को व्हाट्सएप पे लेके आओ, ताकि मैं जो भी कंटेंट बनाऊं व्हाट्सएप के लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट भी बनाऊंगा एंड वो डायरेक्टली उनको व्हाट्सएप पे डिलीवर करूंगा। दिन में 3 बार करूंगा, 4 बार करूंगा, 5 बार करूंगा, सो दैट उनको ऐसा नशा लग जाए कि यार इस बंदे का तो हम पढ़ते हैं, ये तो जयंत है, ये स्टैंड आउट करता है। तो इसके लिए अब बहुत मेहनत लगती है सर, दिन के 8, 9, 10 घंटे हम खाली कंटेंट पे काम कर रहे हैं।
1 महीने के अंदर कब वो 15-16 घंटे बन गए नहीं पता। 3 महीने लगातार ऐसे रहे जब मेरे आँखों में गड्ढे बन गए थे एंड वेट मैंने लूज़ उस टाइम मैंने किया तकरीबन 8 किलो, जबकि मैं दिन भर खाली चेयर पे बैठ रहा हूँ। खाना-पीना बढ़ गया है, लेकिन मेटाबॉलिज़्म पूरा मतलब कि एकदम ऐसा बन गया कि वेट लूज़ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बॉडी की हेल्थ डिग्रेड हो रही है। दिन में खाली 4 साढ़े 4 घंटे सो रहे हैं, बट फॉलोअर क्रेज़ी बढ़ रहे हैं। लिंक्डइन पे कंटेंट बूम कर रहा है, व्हाट्सएप पे लोग आ रहे हैं। आउट ऑफ नोवेयर पहले महीने के अंदर ही लिंक्डइन पे वी वेंट फ्रॉम 0 फॉलोअर्स, ऑलमोस्ट 0 फॉलोअर्स टू समथिंग क्लोज टू 8000 फॉलोअर्स। अगले महीने लिंक्डइन हमारा बन जाता है तकरीबन 25,000 फॉलोअर्स का। एंड लाइकवाइज जो आपका पैरेलल में ये है आपका व्हाट्सएप आपका पहले महीने के अंदर यू गो फ्रॉम 0 साइज टू समथिंग क्लोज टू 4000 पीपल। नेक्स्ट मंथ वी क्लोज एट 11,000 पीपल। क्रेजी ग्रो हो रहा है। अब ऐसे ही नेक्स्ट मंथ आता है तो हमने पोस्ट किया, अडानी हिंडनबर्ग का उस टाइम सीन चल रहा था, तो मैंने कॉल आउट किया कि अडानी का उस समय एक बड़ा इवेंट हुआ था, $3.2 बिलियन का उन्होंने लोन उस टाइम चुकाया था, और इट वॉज अ शो ऑफ स्ट्रेंथ कि देखो हमारे पास लोग बोल रहे हैं कि भाई हम बैंकरप्ट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, हमारे पास इतना पैसा है कि $3.2 बिलियन तो हमने ऐसे चलते चलते हफ्ते भर के अंदर चुका दिया। तो पैसे की कमी है नहीं, एंड पूरा देश उसमें ताली बजा रहा था। नो डाउट मैटर पूरा सॉर्ट आउट हो गया, अब तो सब कुछ सेटल्ड है, बट मैंने उस टाइम एक चीज़ मैंने कॉल आउट की थी जो बिल्कुल सही थी, और वो फिर से चल गया। वो एक और बहुत वायरल पीस हुआ था, विच वॉज कि आज से 6 महीने पहले हिंदू बिजनेस लाइन ने रिपोर्ट किया था दैट अडानी ग्रुप इज लुकिंग टू रीफाइनेंस, ये टर्म है रीफाइनेंस, लोन्स वर्थ $3.1 बिलियन, एंड दिस वाज नॉट एग्जैक्टली अ लोन बट अ US डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड। मतलब ये डॉलर लोन है, और ये क्यों करा जा रहा था? क्योंकि रुपी डॉलर के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा गिर चुका था, तो उस लोन को सर्विस करना, उस बॉन्ड को सर्विस करना, उस पर इंटरेस्ट चुकाना और ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। तो इनके पास दो ही रास्ते थे। नंबर 1, इधर रीफाइनेंस इट। रीफाइनेंस का मतलब क्या हुआ कि दूसरा लोन लो जो कि सस्ते रेट पे मिल रहा है और ये वाला चुका दो। करेक्ट। दूसरा ऑप्शन क्या था कि ये वाला कैसे भी चुका दो और चैप्टर ही खत्म करो। अब जब हिंडनबर्ग का सीन हो गया, रीफाइनेंस कौन करता? उस टाइम सारे बैंक एक बार पीछे हट गए थे, इनके पास ऑप्शन नहीं था। इट वॉज नॉट एन एक्ट ऑफ स्ट्रेंथ बट एन एक्ट ऑफ कंपल्शन दैट दे पेड बैक। ये बहुत डिफरेंट नैरेटिव था कंपेयर टू वॉट एवर वॉज गोइंग आउट इन द मीडिया। इट वॉज वर्किंग आउट ब्यूटीफुली, ग्रो करते गया, एंड इसके कारण धीरे धीरे करते करते जो हमारी जर्नी रही है उसमें लगातार बहुत प्यार मिला है सर। अच्छे अच्छे लोग बहुत आगे जुड़े हैं। इस दौरान में वी वर अमंग्स दी फर्स्ट वंस। तकरीबन जब ये ब्लू स्मार्ट का भी जो स्कैंडल जो पूरा फटा है, ब्लू स्मार्ट जेंसॉल का, हम 18 महीने पहले से हमें कॉल आउट हम करते आ रहे हैं लिंक्डइन पे पब्लिक पोस्ट लिख करके। बहुत अटैक आए सर, क्योंकि वो ऐसा टाइम था जब इनके फाउंडर्स जगह जगह इंटरव्यूज में हर जगह छाए हुए हैं, बड़े से बड़े पॉडकास्ट में आ रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग इनके बारे में पोस्ट लिख रहे हैं, PR गेम इनका इतना स्ट्रांग है। तो जब कोई आउट ऑफ द ब्लू कोई आकर के ऐसे लिखेगा कि भैया ये फ्रॉड है, यहाँ पे ये गलत हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कैसे पता किया और क्या रिसर्च रहता है इस वाले केस के हिसाब से बताओ। हाउ यू रिसर्च में सबसे बड़ा लेसन मेरे लिए क्या था, जो मैंने खुद से एक सीखा था, कि जब भी कुछ भी बहुत फैंसी सा देखो ना, जो कि आपको लगे यार ये कैसे हो सकता है, तो बहुत ही क्रेजी है, तो सवाल कर लो, ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता, या कैसे हो रहा है। 99% टाइम्स व्हाट विल हैपन इज पीछे से कुछ और ही कहानी निकलती है। ब्लू स्मार्ट वाला भी यही केस था, जहाँ से हमारा दिमाग की बत्ती जलनी शुरू हुई। कैसे कैसे क्या हुआ था? ऐसे समझिए, ये एक्चुअली मार्च 2023 की बात है। इनफैक्ट जनवरी 2023 से मार्च तक का ये टाइम था जब ब्लू स्मार्ट के 2 फाउंडर्स अनमोल जग्गी, पुनीत के गोयल, ये दोनों बैक टू बैक पब्लिक इंटरव्यूज में जा रहे हैं, बोल रहे हैं वी आर अबाउट टू रेज अ $250 मिलियन का राउंड एट अ यूनिकॉर्न प्लस वैल्यूएशन, एंड ऑफ दिस $250 मिलियन, $200 मिलियन विल कम फ्रॉम अ ग्लोबल पेंशन फंड एंड अ रिनोन्ड क्लाइमेट टेक फंड। बहुत बड़ी बड़ी बातें सर ये। नंबर 1, $250 मिलियन बहुत बड़ा नंबर है एक ऐसी कंपनी के लिए जिसने मिलजुल के आज तक $20 मिलियन नहीं रेज किया है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, वो सीधा बोल रहे हैं कि भैया ये पैसा आएगा एक पेंशन फंड से, और दूसरा क्लाइमेट टेक फंड से। जो पेंशन फंड होते हैं ना सर, बहुत खतरनाक स्क्रूटिनी करते हैं। करेक्ट। और वो अगर $250 मिलियन डालने के रेडी, मतलब यार कंपनी क्या कमाल की बन गई होगी, क्योंकि उनको कंजर्वेटिवली ही करना है, पेंशन फंड सर। उनका जो पैसा जो वो लगा रहे हैं ना, बहुत बड़ी लाइबिलिटी है उनके ऊपर। Correct. ये नहीं चुका पाए या फिर डूब गया तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी उनको। तो वो लोग बहुत ज़्यादा सोच समझ के करते हैं। तो एक्सपेक्टेड था यार कि ब्लू स्मार्ट कितना सही कर रहा होगा यार, जो ये सब हो रहा है। किसी ने रियलाइज़ नहीं किया ये हाइप बनाई जा रही थी कि कैसे ही पैसा आ जाए। इन्वेस्टर्स अरे किसी और को रीच आउट करो तो बोल सके यार बड़ा राउंड हो रहा है, आप भी आ जाओ। 3 महीने बाद क्या होता है, कोई राउंड रेज नहीं हुआ। अनाउंस क्या करते हैं, $42 मिलियन का एक राउंड एट $250 मिलियन का वैल्यूएशन। कहाँ 250 मिलियन तुम रेज करने जा रहे थे, 250 मिलियन तुम्हारा वैल्यूएशन होके रह गया। हाउ डज दिस एड अप? वहीं पे दिमाग की बत्ती जल गई थी यार, कुछ गड़बड़ है। सेकेंड थिंग वॉज पेंशन फंड बैकआउट क्यों हुआ? पेंशन फंड का बैकआउट होना मतलब उनको ड्यू डिलीजेंस में जरूर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा मिला होगा, वरना नहीं हो सकता। तो वो एक बड़ा इशू बना। थर्ड थिंग वॉज जो कोर इन्वेस्टर था उनका BP, उसने इन्वेस्ट नहीं किया।
फोर्थ इशू वॉज वो कंपनी जगह ढोल बजा बजा के बता रही है हमने $42 मिलियन का रेज हमने किया है. यू गो डाइप इनटू इट. आप उसके अंदर जब जाते हो आपको क्या पता चलता है 42 में से $7 मिलियन इज डेट, लोन, कर्जा. वो कोई फंड रेज नहीं है, वो कर्जा है जो चुकाना है वापस. ठीक है, नंबर 1. सेकंड, बाकी जो बचा आपका वो कितना बचा, लगभग $35 मिलियन. 35 में आधे से ज़्यादा कंपनी के प्रमोटर्स ने डाला है. अब उसको ऑफकोर्स ये स्पिन दे दिया गया कि प्रमोटर्स आर डबलिंग डाउन. ताली बजाने की बात है भाई, प्रमोटर्स मतलब कितने कॉन्फिडेंट है अपने बिजनेस पे. बट मोर इंपॉर्टेंट वॉज वो इन्वेस्टर नहीं ढूंढ पाए. वाई? कुछ तो हुआ होगा. और जो वैल्यूएशन टारगेट करे थे उससे सस्ती वैल्यूएशन पे, उसकी 1/4 से भी कम वैल्यूएशन पे फाउंडर्स बेसिकली एंटर्ड एंड एक्वायर्ड मोर इक्विटी. कुछ तो गड़बड़ होगा. तो वहाँ पे था कि पहली बार रेड फ्लैग शुरू हुए. वो भी 2023 में. 2023 में. कुछ समय निकलता है, 8 महीने बाद फिर दूसरी चीज़ आती है. इन्होंने बोला कि हमारी फ्लीट हमने काफ़ी बढ़ा दी है. हम थे तकरीबन 3500 व्हीकल्स पे. 8 महीने बाद बोलते हैं वी हैव गॉटन टू 5500. अब मैंने बोला कि यार नंबर 1 इशू इज़, फिर से दोबारा लाल बत्ती जलती है. यार पिछला जो फंड रेज हुआ उसमें तुमने कहा कि हम मार्च तक हम 10,000 गाड़ियों पे होंगे, तुम तो 5500 गाड़ियों पे हो. चलो ठीक है, गाड़ियों की सप्लाई नहीं होगी या जो भी होगा, फलाना ढिमकाना, हमें नहीं पता. पर दूसरा इशू एक और है यहाँ पे. वो क्या है, आपने जब ये अनाउंस किया, आप नीचे अपने रिवील की मेजॉरिटी ऑफ दी कार्स हैव कम फ्रॉम अ सिस्टर एंटिटी कॉल्ड जिनसॉल. सिस्टर एंटिटी आपको जो गाड़ी आपको दे रही है उसमें क्या निकलता है, उसने और भी कंपनीज को कुछ छोटी छोटी अमाउंट में उसने गाड़ियाँ उसने दी है दिखाने के लिए कि हाँ भाई, अब पता है कि दिखाने के लिए दी थी कि हाँ भाई हम और भी कस्टमर हैं हमारे. बट डिफरेंस पता है क्या था, जिनसॉल खुद लोन उठा रही है सरकारी एनबीएफसी से, पीएफसी से, आरईसी से, एट्सेट्रा से. इनसे लोन उठा रही है 11% पे, 10% पे. ब्लू स्मार्ट को वो गाड़ी दे रही है 1% का डेल्टा मान के. सो 10% पे खुद लोन उठाया, इनको 11% के रेट पे गाड़ी दे दी. औरों को दे रही है 14-15% पे. एक लिस्टेड कंपनी अपने प्रमोटर की दूसरी कंपनी यानी ब्लू स्मार्ट को गाड़ियां सस्ते में क्यों दे रही है और वो बाकियों को अलग रेट पे देती है. तो यहाँ पे दूसरा बड़ा रेड फ्लैग था. थर्ड थिंग वॉज कि यार वो खाली 1% के डेल्टा पे गाड़ी दे रही है, खुद क्या कमा रही है. उसके ऑपरेशनल कॉस्ट भी होंगे, लीगल कॉस्ट भी होंगे, सब कुछ होगा. प्रैक्टिकली से लॉस मेकिंग बिजनेस. इट्स बेसिकली यूजिंग पब्लिक शेयर होल्डर्स वाली कंपनी, उसका कैश बैलेंस आप यूज़ कर रहे हो, उसके लोन्स आप उसके नाम पे उठा रहे हो और आप उसको यूज़ कर रहे हो प्रमोटर्स का एक प्राइवेट स्टार्टअप फंड करने में. कि कैसे इसके तरफ हम इसके अच्छे हम ग्रोथ हम दिखा सकें ताकि वहाँ पे और फंड रेज हो सके, उसकी वैल्यूएशन में बढ़ सके. तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर हो चुका था. ये तो गवर्नेंस इशू तो कई कंपनीज में वैसे देखा गया है. बिल्कुल होता है. एंड मैंने जब ये ब्लू स्मार्ट जब फाइनली जब रिवील भी हो गया सब कुछ, बहुत लोगों ने कहा यू वर सेलेक्टिव बिकॉज और भी कंपनीज ऐसा करती, तुमने खाली इनका पकड़ा. तो मैंने एक ही जवाब दिया, यार मैं एक इंडिविजुअल हूँ, व्हाट डू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी. आपके जर्नलिस्ट नहीं कर रहे हैं, उनको जाके पकड़ो ना कि तुमने किसी ने रिपोर्ट क्यों नहीं किया, तुम लोग इनके इंटरव्यूज किस बात पे लेते चल रहे थे. आप मुझसे ये नहीं पूछ सकते हो कि यार और लोगों का नाम क्यों नहीं लिया, मुझे तो पता ही नहीं है ना और क्या है. कि मेरे पास दिन के 24 घंटे हैं, मैं सेलेक्ट ऐसे मैटर्स पे रिसर्च कर सकता हूँ. मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं लोगों की पैसे दे के उनको टीम नहीं बना रहा हूँ, मुझे कोई पैसे दे नहीं रहा है इसके लिए. आप बनाइए टीम, आप करिए. आप नहीं हो रहा है तो फिर आप अपने मीडिया वालों को बोलिए, आप मेरे पीछे क्यों पड़े. एंड खाली उसका नहीं था, ऐसी और भी कई सारे ऐसी चीज़ें ऐसे फटी जो हमने निकाली ब्लू स्मार्ट जेंसॉल के ऊपर भी और अलग से भी. फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट हुआ. छत्तीसगढ़ में इलेक्शन आए. इलेक्शन के टाइम पे एक बहुत बड़ा एक बेटिंग गेम का एक स्कैंडल एक होता है. स्कैंडल में की फिगर जो निकल के आता है दैट इज अ हवाला ट्रेडर कॉल्ड हरिशंकर टिब्रेवाल, जो कि दुबई में बैठते हैं. निकल के आता है कि इन्होंने यहाँ से जो जम के पैसे जो कमाया बेटिंग वाला, उसको घुमा फिरा करके बहुत सारे इंडियन स्टॉक्स में डाला गया जिनको पंप किया गया. जब और डीप जाओ तो निकल के क्या आता है, वो जिन स्टॉक्स में गया जिनको पंप किया गया ऐसा जो कहा जा रहा था, उनमें से एक था जेंसॉल का स्टॉक. जेंसॉल में 1.5% के आसपास उन्होंने ऑलरेडी शेयर होल्डिंग अपनी बना ली थी. पैरेलली ये न्यूज़ भी आ रही थी कि ब्लू स्मार्ट की ऑफिशियल मीटिंग्स में टिब्रेवाल साहब खुद बैठ रहे हैं. ब्लू स्मार्ट में क्या लेना देना आपका, वहाँ तो आपकी शेयर होल्डिंग भी नहीं है, बट वो बैठ रहे हैं. क्लियर था कुछ तो गड़बड़ हो रहा है और यहाँ पे उल्टा सीधा पैसा भी आ रहा है. तो हमने कॉल आउट हमने किया. इट बिकेम अनदर मेजर इवेंट जहाँ पे मतलब कि अवेयरनेस भी बनी लोगों में. बहुत लोगों ने तारीफ भी करी, बहुत लोगों ने ऑफकोर्स अटैक भी किए कि यू आर अटैकिंग द बिल्डर्स ऑफ इंडिया, द फाउंडर्स ऑफ इंडिया. नो, आई एम नॉट. आई वॉज ओनली अटैकिंग द फ्रॉड्स ऑफ इंडिया. फाउंडर्स होते हैं, अच्छे होते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो कि ये बोले कि मैं एक बिजनेस बना रहा हूँ, एक स्टार्टअप बना रहा हूँ, वो एक फाउंडर कहलाने के लायक भी हो. बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा था जब मैं बाईजूस के लिए बार बार कॉल आउट कर रहा था. फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं, इतने नंबर्स के, मैंने नंबर्स के बाद में बहुत कुछ मैंने बोला था. बहुत लोगों ने बोला कि ही बिल्ड समथिंग, यू हैव बिल्ट नथिंग, हो कौन तुम. आज कोई नहीं बोलता, राइट, क्योंकि आज वो पता चल गया वो एक फ्रॉड ही था. जेंसॉल में यही हुआ, इन्होंने बड़े बड़े ऑर्डर लिए. अब सरकार ने पता है क्या बोला, इनको गुजरात सरकार के पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी GUVNL, उससे बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था BESS का, यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का.
सरकार ने बोल दिया कि भैया वो तो हो नहीं सकता, तो इसको रीबिड करो, किसी और को दो। अब पहले जो इन्होंने तो रिपोर्ट कर दिया था हमें प्रोजेक्ट मिला है, उसके नाम पे शेयर प्राइस ऊपर चला गया। ऐसे होता है सर ये गेम। ऊपर से इन्होंने और बड़ी धांधलेबाजी की थी, शेयर प्राइस ऊपर भी ऊपर जा रहा है तो उसको सपोर्ट करने के लिए और ऊपर जाए और ऊपर जाए, साथ में थोड़ी कहानी आपको डालनी पड़ती है। और उन्होंने क्या कहा, हम नए बिजनेस में घुस रहे हैं, हम नए बिजनेस, हर 3 महीने में एक और नया बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं जिसमें कुछ नहीं हुआ है। पहले लॉन्च इन्होंने कर दिया क्या कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाएंगे, 3 पहिए वाली 3 व्हील इलेक्ट्रिक कार। एक्चुअल में गाड़ी जो निकाल के लाए वो क्या निकला, एक रिवर्स ऑटो, एक ऑटो रिक्शा और कुछ नहीं है, जिसमें खाली दरवाजे लगे हुए हैं। नंबर 1। सेकेंड थिंग क्या है, उन्होंने पहले क्या बोला कि हम गाड़ी बनाएंगे, फिर बोला कि हम ऑटो बना रहे हैं, गाड़ी उसके बाद बनाएंगे, फिर बोला गाड़ी हमारी रेडी है, मार्च 2024 में लाइव हो जाएगी। मार्च 2024 आता है, बोलते हैं कि गाड़ी अभी रेडी नहीं है, पहले हम ऑटो अपना लाइव करेंगे बाय द ईयर एंड, फिर गाड़ी पे जाएंगे। फिर 3 महीने बाद बोलते हैं हमारी फैक्ट्री रेडी है, हम गाड़ी बना सकते हैं, पुणे में चाकर में हमारा प्लांट हमारा लाइव हो गया। क्या हो रहा है ये, प्लांट है नहीं है? और बाद में पता है क्या निकला है, जब सब कुछ फट गया उसके बाद NSE और BSE के ऑफिशियल्स गए साइट पे, उन्होंने ऑफिशियली न्यूज़ में चीज़ रिपोर्ट की, अपनी रिपोर्ट्स की फाइंडिंग बताई है कि प्लांट जो है वो खाली 4 दीवारें हैं और ऊपर उसके शेड लगा हुआ है, अंदर कुछ नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है, प्लांट पे खाली 3 मजदूर बैठे मिले। और यही एंड नहीं होता सर, ऐसे इन्होंने एक और कंपनी ने लॉन्च कर दी, बोला कि हम इलेक्ट्रोलाइजर बनाएंगे ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइजर बनाना सर आसान थोड़ी है, आपका जितना रेवेन्यू है उससे 20 गुना पैसे लग जाते हैं खाली कॉन्सेप्ट R&D में। रिलायंस अडानी इतने टाइम से लगे हैं, वो अभी तक बना नहीं पाए हैं, उनको और 2 साल लगेंगे। इन्होंने बोलते हैं हम बना रहे हैं, क्या हुआ उसका, कुछ नहीं, ऑर्डर मिल गया था लेकिन ऑर्डर बुक इन्वेस्टिंग। ओला के बारे में बहुत कुछ मतलब ऑलरेडी पहले भी बाहर आया है, मार्केट में आया है, चीज़ें बात हुई, यू हैव ऑल्सो रिटन। तो ओला के बारे में बताओ, क्योंकि वो उधर भी थोड़ा सा ब्लू स्मार्ट सिमिलर सेक्टर, राइट, और बहुत सारी चीज़ों में वो ग्रो कर रहे हैं, राइट, ओला इलेक्ट्रिक एंड एवरीथिंग, यू हैव रिटन ऑल्सो अबाउट इट, थोड़ा सा उस पर यू कैन पुट लाइट। मैंने ज़्यादा जो लिखा है ओला ग्रुप के ऊपर वो ज़्यादातर ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर है, हाँ, एंड ओला इलेक्ट्रिक साइड पे बहुत कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। ओके, कितने सारे नंबर हैं जो कि कहीं ना कहीं कंपनी रिपोर्ट करती है, वो कुछ और निकलता है, फिर सरकार कुछ बोलती है, फिर तुम कुछ और रिपोर्ट करते हो, फिर सरकार उसमें भी कमियां निकालती है, फिर तुम उसमें भी तुम गलत तुम रिपोर्ट करते हो, उसके बाद फिर सरकार तुम पे फिर सीधा एक फोर्स तुम्हें करती है कि जवाब दो, तब जाके तुम कुछ बताते हो। ऐसे समझिए, मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। फरवरी में आप बोलते हो कि हमने 8600 स्कूटर्स बेचे हैं, जो आपका ऑफिशियल स्टार्ट कहता है, और कंपनी बोलती है कि नहीं हमने तो ऑलमोस्ट 25,000 हमने बेचे हैं। ऑफिशियल स्टार्ट सही है जो सरकार कह रही है, जो रजिस्ट्रेशन के नंबर है, या फिर कंपनी सही है? तो कंपनी आगे क्या बोलती है, नहीं नहीं ये जो 25,000 है ना, उनमें से 8600 में से जो बाकी हैं उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए, वो अगले महीने होंगे, क्योंकि हमारे जो रजिस्टर करने का जो काम जो करते हैं जो कंपनीज हैं, जो हमारे वेंडर्स हैं, उनसे हमारा कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, जो जल्दी सॉर्ट हो जाएगा, मार्च में हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या निकलता है, नंबर 1, ये जो 8600 जो रिपोर्ट किया फेब में, उसमें तकरीबन 4500 स्कूटर्स जो थे वो रजिस्ट्रेशन थे उन स्कूटर्स के जो कि जनवरी में बेचे गए। तो फेब का एक्चुअल सेल्स उसमें से कितना हुआ, तकरीबन 3000 4000, राइट, इतना ही लगभग कुछ। नंबर 1। नंबर 2, जो बाकी के जो नंबर आपने बताए जो 25,000 ये, राइट, उसमें से अच्छा खासे प्रोफेशनल तकरीबन 10% ऐसे थे जो कि एक ऐसे प्रोडक्ट के लिए उन्होंने सेल्स उन्होंने बताई जो अब तक बनाई नहीं है, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। अब सरकार के नियम क्या कहते हैं, यू कैन ओनली काउंट समथिंग इन रेवेन्यू व्हेन यू सेल इट, राइट, हर चैसिस का यूनिक नंबर, जैसे हम आपका एक आधार आईडी है, मेरा एक आधार आईडी है, वैसे ही हर एक एक ऑटोमोबाइल जो बनता है, चाहे वो बाइक हो, स्कूटर हो, या फिर एक गाड़ी हो, हर एक उसका का एक chassis चैसिस का number। एक आईडी होता है जो यूनिक होता है, करेक्ट, वो बनना जरूरी है। तो वो तो पहले ही बनेगा तभी जाकर वो बनेगा तब हम्म। जब आपका कुछ मैन्युफैक्चर होगा, राइट, यहाँ पे तो कुछ मैन्युफैक्चर ही नहीं हुआ है, तो आपने उसको अपनी सेल्स में कैसे आपने बता दिया? और वो सेल्स में सिर्फ और सिर्फ आई थिंक बुक में दिखाने के लिए कितने हो रहे हैं, Exactly. इन्फ्लेट करने इन्होंने का क्या मतलब बोला कि हमारे उसके पैसे आ गए, पैसे आ गए तो क्या हुआ, उसका चैसिस ही नहीं बना, तो आप उसको सेल्स में आप काउंट ही नहीं कर सकते। तो सरकार ने उनको पहले उनको नोटिस भेजा, तो इन्होंने जवाब दिया कि हाँ जी हमारे जो नंबर हैं वो 25,000 है, जिसमें ये वाले आ गए। फिर सरकार ने बोला नहीं नहीं ये नहीं है, अब हमें क्लियर बताओ सेल कितनी है, तो उन्हें फिर से भेजा, उन्होंने और क्लैरिफाई किया, जवाब दिया, सरकार को आगे गुस्सा, सरकार ने फिर एक और लेटर भेजा। अगेन ये सब मीडिया में ना ढंग से रिपोर्ट नहीं हुआ है, बट सरकार के ऑफिशियल अगर आप लेटर्स देखोगे तो उसमें है। इसके अलावा एक और बड़ा लफड़ा चल रहा है ओला इलेक्ट्रिक साइड पे, जिसके ऊपर ज़्यादा कवरेज नहीं आई है। ठीक है, ऐसे समझो इन्होंने तकरीबन 1000 स्टोर इन्होंने खोले थे बहुत ही कम टाइम के अंदर, लगभग 6 महीने के अंदर 1000 स्टोर तो आपने खोल दिए, उतनी सेल तो आपकी हो नहीं रही है। देन यू रैशनलाइज सम किया, लॉसेस आपको कट करना पड़ेगी, अब लिस्टेड कंपनी बन गए हो, राइट, तो इन्होंने क्या किया, 200 स्टोर उसमें बंद कर दिए, लगभग 800 बचे। फिर इन्होंने अचानक से आकर के अनाउंस किया नवंबर में कि हम अगले 30 दिन के अंदर
बाय 20th of December we'll open 4,000 more stores एंड ओवरऑल हमारा नंबर 4,000 पार हो जाएगा। लोगों ने तालियां बजाई, स्टॉक ऊपर गया एंड मेरे को लगा यार कि डजंट ऐड अप यार। वाई? बिकॉज बड़े बड़े जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनके इतने स्टोर नहीं है, आप उससे ज़्यादा खोलने की बोल रहे हो। नंबर 1, वो भी 25 दिन के अंदर। हाउ कैन इट बी गुड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन? यू विल मेक मिस्टेक्स, यू विल बी बर्निंग मनी ऑल टू शो ग्रोथ। एंड उतना तो नहीं कर पाए, बट 25 दिसंबर को इन्होंने अनाउंस किया, 24 दिसंबर को अनाउंस किया कि हमारे लगभग 4,000 नहीं हुए, बट हमने 3500 स्टोर ओवरऑल हमने कर दिए। चलो, लैंडमार्क अचीवमेंट, लोग तो तालियां बजा रहे हैं, फिर चीज़ें फटने लगती हैं और गंदी फटती हैं। ऐसे समझिए जो 3500 स्टोर्स हैं, 3500 में से तकरीबन 440 स्टोर्स हैं जो कि खाली महाराष्ट्र में थे। महाराष्ट्र हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ईवीज़ का मार्केट है। सबसे ज़्यादा ईवी टू व्हीलर जो भी बिक रहे हैं ना, वो महाराष्ट्र में बिक रहे हैं। 440 में से मल्टीपल में क्या फाइंड किया जाता है कि जो ड्यू रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, प्रोसेसेस होने चाहिए, फैसिलिटीज़ के जो ड्यू जो हाइजीन होता है, सब कुछ वायलेट किया गया है। सरकार आके क्या कहती है, बंद करो, ये तमाशा नहीं चलेगा। आउटकम क्या होता है? न्यूज़ में कुछ टाइम पहले आया था, आपने देखा है या नहीं मुझे नहीं पता, बट ज़रूर देखिएगा। तकरीबन 120 से 130 आउटलेट्स जो कि महाराष्ट्र में थे, हिंदुस्तान के सबसे बड़े ईवी मार्केट में ओला इलेक्ट्रिक के बंद करा दिए गए हैं। सिमिलर एक्शंस आर बीइंग टेकन अक्रॉस स्टेट्स लाइक हरियाणा, राजस्थान एंड मल्टीपल अदर्स इंक्लूडिंग पंजाब। स्टोर आपने खोले, ये तो आपने जम के आपने रिपोर्ट किया, स्टॉक एक्सचेंज को बताया, शेयर होल्डर्स को बताया ताकि शेयर हमारा ऊपर जाए। स्टोर बंद हो रहे हैं वो आप किसी को नहीं बता रहे हो। एंड एक कितनी बेसिक सी चीज़ है, राइट? एक ऑटोमोबाइल कंपनी जो कि एक स्टोर खोल रही है, वो भी आप ढंग से नहीं खोल पा रहे हो। प्लस सर्विस सेंटर उतने चाहिए जो हुए नहीं। इसमें और कमाल की बात आती है, इन्होंने बोला था ये जो हम 4,000 जो हम खोलने जा रहे हैं नए स्टोर्स, सब में सर्विस फैसिलिटी होगी। अब पता नहीं इन्होंने कैसे किया है कि 25 दिन के अंदर इन्होंने 3500 इन्होंने नए आउटलेट खोल दिए हिंदुस्तान के कोने कोने में, जिनमें सर्विस सेंटर भी हैं और उसमें वो टेक्नीशियंस भी हैं जो कि ईवीज़ को ऑपरेट करना, उन्हें ठीक करना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना जानते हो। एंड कहीं ना कहीं उनका कहना हमने ये सब कर दिया, लेकिन उसके बाद भी कंप्लेंट्स तो वैसे ही आ रही हैं और ये यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। आपको और दूसरी बात बताता हूँ, इन लोगों के ऊपर बीच में बहुत बड़ा शोर मचा था। कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, थोड़े कंट्रोवर्शियल है। उन्होंने बोला कि यार तुम्हारे मेजॉरिटी स्कूटर जो है वो वापस आके सर्विस सेंटर में पड़े रहते हैं महीनों महीनों के लिए, तो तुम क्या बेच रहे हो? उस टाइम काफ़ी सीन हो गया, सब कुछ हुआ, इतना शोर हुआ कि सरकार को भी मतलब इन्वेस्टिगेट करना पड़ा। लाइवमेंट ने रिपोर्ट किया कि तकरीबन 86,000 या कितने स्कूटर्स हैं जो कि आज के इसमें पड़े हैं आपके सर्विस सेंटर्स में पैन इंडिया। अब इनके ऊपर फिर इन्वेस्टिगेशन छिड़ी गई, सरकार ने मांगा बताओ क्या सीन है। इन्होंने आके बोला दैट 99.99% या कितने परसेंट ऑलरेडी रिजॉल्व है, हमने रिजॉल्व कर दिए हैं 3 दिन के अंदर। खुल के क्या निकल के आता है कि इन्होंने एग्जिस्टिंग कंप्लेन को क्लोज किया और नई टिकट्स बना दी। बेसिकली क्या हुआ कि आपकी एक कंप्लेन है जो कि सरकार तक पहुंच गई है, इन्होंने कहा हमने ये सरकार को ये बोला ये तो देखो क्लोज हो गई है कंप्लेन, डन। और कस्टमर को क्या बोला, आपके लिए नया टिकट नंबर बना दिया है, आपकी कंप्लेन पे हम काम कर रहे हैं, डोंट वरी। और सरकार को बोल दिया हो गया। अब कैसे डील करोगे ऐसी कंपनी से? इस तरह की धांधलेबाजी जब जहाँ होती है तो क्या मीडिया को एक और बेहतर रूल नहीं निभाना चाहिए और कड़े सवाल नहीं पूछने चाहिए? और मैं क्लियरली बोलूँगा, कुछ मीडिया वाले हैं जिन्होंने एटलीस्ट इस कंपनी के ऊपर कड़े सवाल पूछे हैं बार बार, बट हमारी अधिकतर मीडिया आज भी साइलेंट बैठी है और ये बड़ी ही दुख की बात है। और इनमें से सबसे कमाल की बात है कि कुछ मीडिया पे तो इनका कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस भी है। वाई? थिंक ऑफ इट दिस वे, हमारे स्टार्टअप सेक्टर की एक बहुत पॉपुलर एक पब्लिकेशन है, एक मीडिया हाउस है जिसका नाम है योर स्टोरी। योर स्टोरी की फाउंडर है श्रद्धा शर्मा जी। श्रद्धा इज अ लॉन्ग टाइम फ्रेंड ऑफ द फाउंडर एट ओला ग्रुप एंड वो ओला इलेक्ट्रिक की बोर्ड की एक मेंबर है। अब हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि योर स्टोरी कभी भी सच बताएगा और कितना सच बताएगा? तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं यहाँ पे जिनके ऊपर और बेहतर कवरेज होना चाहिए और ज़्यादा अवेयरनेस होना चाहिए कि बहुत कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, जिनके ऊपर सवाल बेहतर आने चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है। तो इन सब में केसेस में आपको नहीं लगता कि ये जो रिपोर्टर्स हैं या जो न्यूज़ मीडिया ये क्यों कवर नहीं करते हैं? उनका क्या इंटरेस्ट होता है? वो डिफरेंट डाइवर्जन्स में क्यों बात कर रहे हैं? और ये चीज़ें आपके जैसे और फ्यू एंटरप्राइजिंग पीपल हु केयर अबाउट दीज थिंग्स वो कवर कर रहे हैं, ये पूरी इतनी बड़ी जो मीडिया सिस्टम है वो क्यों नहीं कवर कर रही है? हमारे देश की आज की सबसे बड़ी व्यथा ये है कि ऑन द बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स हमारे पास बिजनेस जर्नलिस्ट नहीं है, हमारे पास रिपोर्टर्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एक जर्नलिस्ट का जो काम होता है विच इज़ टू डिग थिंग्स, टू आस्क क्वेश्चंस, वो दिन जा चुके हैं। हार्डली कुछ है क्या हमारे पास? अधिकतर लोग क्या करते हैं, वो रिपोर्ट करते हैं। वो लोग वेट करते हैं कि कंपनी कोई PR निकाले, वो लोग वेट करेंगे कि भाई कंपनी हमें कुछ बताए। उनको अच्छा लगता है जब फाउंडर उन्हें टाइम देता है और उनके इंटरव्यू होते हैं, फिर वो जगह जगह सर्कुलेट करते हैं दैट टुक एन इंटरव्यू ऑफ सो एंड सो पर्सन। ये वो वाली इकोनॉमी है।
वो पॉलिश्ड वे में सिर्फ जो खुद प्रेजेंट करना चाहते हैं बस वही सामने आ रहा है, मतलब नोबडी इज डूइंग रिसर्च एंड डूइंग इट प्रॉपर्ली जो होना मुश्किल है ना चाहिए सर, मुश्किल है। और वो दिन जा चुके हैं। इतनी मेहनत करना क्यों जब उससे कम में आप ऑलरेडी आप वायरल हो सकते हो। सबसे बड़ी बात, वो दिन जा चुके हैं जब जर्नलिज्म की कदर होती थी। आज की इन कदर होती है कौन ज़्यादा क्लिक्स लेके आता है। क्लिक्स के लिए क्या ज़रूरी है कि ये जो पॉपुलर फाउंडर्स हैं वो आपको टाइम दें। वो आपको तभी टाइम देंगे जब जब आप उनको अच्छा पता है कि आप उनसे अच्छे बन के रहोगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे मोदी जी, उनको इंटरव्यू देते हैं क्या जिनका पता है कि ये तो उल्टे सीधे सवाल पूछ लेगा? नहीं। सेम वे यहाँ पे भी है। अगर कोई पता है कि अगर वो किसी फाउंडर से कोई टफ सवाल पूछ लेगा जिसमें उसकी कंपनी के कोई काले चिट्टे खुल सकते हैं, वो वहाँ जाएगा ही नहीं ना, वो कभी इंटरव्यू नहीं देंगे। वही यहाँ पे भी होता है। बट इट्स अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर, नो? एब्सोल्युटली। एंड इसीलिए तो है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता आज के दिन बोलती है दैट यार आई एम बेटर ऑफ बिलीविंग ऑन थिंक स्कूल, ऑन मोहक मंगल, ऑन ऑल ऑफ दीज इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स। सम पीपल इवन बिलीव कि यार ये सब छोड़ो, हम तो देशभक्त या फिर ध्रुव राठी इनको भी हम बिलीव कर लेंगे, मीडिया को नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज मीडिया तो पता ही ये पेड़ है, ये फिर भी शायद कभी पेड़ होंगे, कभी नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे। ये चाहे हमें गलत बताएं लेकिन जान के शायद गलत नहीं बता रहे होंगे। मीडिया तो पक्का ही गलत बता रही होगी। ये कहीं ना कहीं एक विश्वास बनने लग गया है, चाहे ये सच ना हो, क्योंकि इंसेंटिव्स आर अलाइंड दैट वे। उनको उस चीज़ के पैसे दिए जाते हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स ला के दे, एंड क्लिक्स जो लेके आएगा वो उसके लिए कुछ भी करेंगे। इसलिए बहुत ही कम अच्छे जर्नलिस्ट हैं हमारे पास। मीडिया रिपोर्टर्स बहुत हैं अच्छे अच्छे, बट जर्नलिस्ट नहीं है। अदानी के हिंडनबर्ग केस पे यू क्रिएटेड लॉट ऑफ आई बॉल्स बिकॉज पे आपने बहुत ज़्यादा अच्छी रिपोर्टिंग की थी। क्या केस था, थोड़ा बताओगे? हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है जो कि अब तो खैर उसने अपनी दुकान ही उसने बंद कर ली है। उसने बोरिया बिस्तर पूरा बांध लिया है, सब कुछ बंद हो गया है। हिंडनबर्ग का ना इसलिए ज़्यादा शोर मचा, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही खतरनाक है। उन्होंने शॉर्टिंग के लिए जो रिपोर्ट जो निकाली, इस तरह के जो एलिगेशंस लगाए, ऐसे टोटल उन्होंने तकरीबन 36 कंपनीज पर लगाए थे। 36 में से 30 कंपनीज ऐसी हैं जिनके स्टॉक्स आप पास देखोगे तो वो 80-90% से ऊपर डाउन है आज के दिन। हम लोग कहीं ना कहीं सही थे। तो उन्होंने जब अडानी के ऊपर जब एलिगेशंस लगाए और इतने घातक एलिगेशंस लगाए, इतनी डिटेल्ड रिपोर्टिंग के साथ, शोर मचना ही था क्योंकि उनके क्रेडेंशियल्स इतने स्ट्रांग है। अब नेचुरली देयर वर आल्सो अ नेशनलिस्ट लॉबी जो कह रहे थे कि यार ये जानबूझ के इंडिया को मलाइन करने के लिए, वो भी था। असल में क्या सच है किसी को नहीं पता, लेकिन जो इंडियन इन्वेस्टिगेशन में जो निकला है उसके हिसाब से ये कि ज़्यादा बड़ा कुछ था नहीं, तो वो सारा मैटर सेटल हो गया। एलिगेशंस बहुत सीरियस थे लेकिन वो सेटल हो गए। एलिगेशन प्राइमरली क्या थे, अगर सिंपल सभ्य भाषा में कहूँ तो अडानी ग्रुप के मतलब कि बेसिकली देखो तो 3 भाई हैं, जिनमें से सबसे छोटे वाले ज़्यादा कुछ करते नहीं है, बीच वाले आपके गौतम अडानी हैं, उनसे बड़े एक भाई हैं जो कि दुबई में सेटल्ड है। बड़े वाले जो हैं उनके थ्रू सारे मतलब कि उल्टे सीधे काम कराए जाते हैं, पैसा घुमाना कहाँ से करना है वो सब किया जाता है। जो बीच वाले हैं गौतम अडानी, वो उसके सारे फेस हैं जिसके थ्रू सारा चलता है एम्पायर। अब इनके जो 3 जो इनके सुपुत्र हो गए दोनों भाइयों के मिला करके, ये फैमिली को ज्वाइन कर चुके, सब कुछ चला रहे हैं। जिनमें से रिसेंटली अब एक और चीज़ निकल के आई, जो दुबई में जो बैठे हुए भाई साहब बड़े वाले, उनके जो सुपुत्र हैं यानी मिस्टर प्रणव अडानी, वो एक सिक्योरिटी फ्रॉड में निकले हैं, ये प्रूव हो गया एंड वो उस केस को सेटल उन्होंने किया है। सेटल का मतलब क्या होता है, आप सेबी को पास जाते हो और बोलते हो ये जो चार्जेस है उनको आप डिस्पोज ऑफ करो, विल पे अ फाइन एंड देन मूव ऑन। तो ये सब अभी चल रहा है। इन दी एंड क्या कुछ था नहीं था, भारत सरकार या फिर जो भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ है उनके हिसाब से नहीं था, तो वही सच है भारत का। तमिलनाडु के बारे में तुमने बोला, गुजरात, तमिलनाडु के बारे में तुमने काफ़ी कुछ लिखा है और यू लव, आई थिंक यू लव दैट दीज स्टेट्स। यार इकोनॉमी हो तो ऐसी हो वरना ना हो। टू बी वेरी फ्रैंक, ये शब्द ना कईयों को अच्छे नहीं लगे बट मैं हमेशा बोलता हूँ कर्नाटका एकदम ही बुरी इकोनॉमी है। वाई? इट्स अ वन स्टेट वंडर। थिंक ऑफ इट दिस वे, बैंगलोर अर्बन का जो पर कैपिटा इनकम है उसका 1/4 जो नंबर आता है, बाकी के पूरे कर्नाटका में कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं जो कि उसका 1/4 भी मीट करे। अब लोग कह सकते हैं हरियाणा भी तो एक वन सिटी वंडर है, गुड़गांव, तो कह सकते हैं यूपी भी तो वन सिटी वंडर है, नोएडा, लाइकवाइज फॉर बॉम्बे and Maharashtra. It's true. But that's why I also say I dislike all of them. I don't say that these cities are a problem. Not at all. What's the problem is that the political leaderships in those states have prioritized development in only those cities. And beyond that, only in a peaceful manner. Now look at Tamil Nadu and Gujarat. यार वहाँ पे शहर ही शहर है जहाँ पे एक्चुअल इकोनॉमी है, एक्चुअल इंडस्ट्रीज है, एक्चुअल बिजनेसेस हैं। गुजरात में लोगों को राजकोट, मोरबी, दूर दूर तक आप चले जाओ आपको क्लस्टर मिलते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स है, वहां से छोड़ करके सबको अहमदाबाद नहीं आना पड़ता। इट्स नॉट अ वन सिटी वंडर। सेम फॉर तमिलनाडु, देयर इज कोयम्बटोर, देयर आर सो मेनी अदर सच प्लेसेस। श्री पेरुम्बुदूर वो अलग एक पूरा क्लस्टर है, ठीक है। चेन्नई अपने आप में ऑफ कोर्स माइटी बिग क्लस्टर, सो मेनी अदर सच क्लस्टर्स आउट देयर। देयर इज तिरुपुर,
क्योंकि पूरा इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का पावर हाउस है एंड आई कैन गो ऑन दिस वे. दे हैव लिटरल इकोनॉमीज, दे हैव डाइवर्सिफाइड देयर इकोनॉमीज टू एन एक्सटेंट कि लोगों को अपने घर छोड़ के शहर, पूरे स्टेट के एक ही शहर में आने की जरूरत नहीं पड़ती. इसीलिए That तो is an बैंगलोर economy. में प्रॉब्लम भी है, जितना पॉपुलेशन बढ़ गया है, क्योंकि आउट ऑफ स्टेट तो आ ही रहे हैं लोग, लेकिन स्टेट के अंदर से भी सबको माइग्रेट होकर के एक ही सिटी में आना पड़ रहा है. सर सिर्फ ये नहीं होता, आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि लोग तमिलनाडु गए हम्म। और उनको वहाँ पे बोला गया नॉर्थ इंडियंस गो बैक. कभी नहीं होता. गुजरात में कभी नहीं बोला जाता बिहारी है तू वापस चले जा, नहीं होगा. कर्नाटका में ये सब बहुत बार सुनने को मिलता है, हम सब ने केसेस सुने हुए हैं. महाराष्ट्र कन्नड़ा में नहीं तो बोला है. वापस चले जाओ. नॉर्थ इंडियंस यू स्पॉइल्ड आवर कल्चर. बहुत लोग ये बोलते हैं और बहुत दर्द पाते हैं. आप बैंगलोर का सोचो क्या हो रहा है. पूरे कर्नाटका में मैंने आपको बताया बाकी कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसका 1/4 ऑफ बेंगलुरु अर्बन का भी पर कैपिटा इनकम हो. तो वहां पे तो काम है नहीं, लोग एक्चुअल में बेरोजगार वहां बैठे हैं. एक दो शहर छोड़ दो तो लिटरली बुरा हाल है. तो वो लोग जब वहां से निकल करके जॉब ढूंढने कहाँ जाएंगे? वो लोग बैंगलोर जाएंगे मेजरली. वो लोग चेन्नई तो कम जाएंगे, वो लोग दिल्ली कम आएंगे, वो लोग पहले बैंगलोर जाएंगे. अब बैंगलोर जब वो लोग जाते हैं वो क्या देखते हैं? यहाँ तो बूमिंग इकोनॉमी है, नौकरी ही नौकरी है. बट सारी नौकरियों में कौन है? नॉर्थ इंडियंस, वेस्ट इंडियंस, ईस्ट इंडियंस, नॉट अस. फिर वहां पे आता है रिजेंटमेंट कि हमारा स्टेट है, हमें ही काम नहीं मिल रहा, इनको क्यों मिला हुआ है. फिर वहां पे आती है दूसरी प्रॉब्लम्स, जहाँ पे जब पॉलिटिकल लीडर्स अपने इस फेलियर को छुपाने के लिए क्या बोलते हैं? नॉर्थ इंडियंस बैड, नॉर्थ इंडियंस गो बैक, ईस्ट इंडियंस गो बैक, दीज यूपी बिहारी पीपल कमिंग हियर क्रिएटिंग डिस्ट्रेस इन आवर जॉब मार्केट, दे टेक अवे ऑल द जॉब्स. वो इसलिए आता है. फिर आती है डिमांड उनकी तरफ से, जब वो बोलते हैं दिस गवर्नमेंट नॉट डूइंग एनीथिंग, विल कम टू पावर एंड डू रिजर्वेशन, हायर ओनली लोकल्स. इसलिए पॉलिसी चलती है. क्या तमिलनाडु में बोलना पड़ता है सरकारों को? कभी नहीं. क्यों? जगह जगह इंडस्ट्रीज है, जाओ काम करो, बहुत है. जगह जगह आईटी के क्लस्टर्स खुल रहे हैं. सेम हैपेंस इन गुजरात. तो वहाँ ये सब नहीं होता. उनको तो चाहिए भैया बाहर से भी लोग भेजो. कंपनी को तो बेस्ट टैलेंट चाहिए, उनको अपना Exactly. बिजनेस बढ़ाना है. कंपनी को ये मतलब नहीं है कि वो कौन से स्टेट से आ रहा है, क्या आ रहा है. तो अगर आपने ये, आई थिंक ये पोटेंशियल सॉल्यूशन यही है कि जैसे गुजरात मॉडल या तमिलनाडु जो आप बोल रहे हो Yeah. कि हर जगह पे इंडस्ट्री है, अलग अलग सेगमेंट के, आप जिसमें भी आपका टैलेंट है, जिसमें आपको आगे बढ़ना है, तो सबके पास में अपॉर्चुनिटीज आएगी. पीपल कैन माइग्रेट टू मल्टीपल सिटीज इन वन स्टेट एज वेल, राइट. लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इसके वजह से ये ज़्यादा एवरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज कमिंग, वेदर इट इज ओवर पॉपुलेशन, वेदर इट इज द पॉइंट विच यू मेड. इट्स नॉट जस्ट दैट. आई टेल यू वन मोर थिंग, राइट. हिंदुस्तान में विमेन इन मैन्युफैक्चरिंग देखो तो सिर्फ और सिर्फ 6% गुजरात में, 41% आर इन तमिलनाडु. 41% ऑफ ऑल इंडियन विमेन इन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स आर इन तमिलनाडु टुडे. इट्स इमेंस. बाकी स्टेट्स क्या कर रहे हैं? आप पूछो. महाराष्ट्र क्या कर रहा है? हरियाणा क्या कर रहा है हमारा यार? यूपी क्या कर रहा है? क्या हो रहा है इस देश में? वाई आर वी नॉट लर्निंग फ्रॉम व्हाट तमिलनाडु इज डूइंग राइट? वाई आर वी नॉट लर्निंग फ्रॉम व्हाट गुजरात इज डूइंग राइट? सारे के सारे सेमीकंडक्टर प्लांट्स मेजरली आपके गुजरात गए रिसेंट में. टाटा वहीं गया, माइक्रॉन वहीं गया, सीजी पावर वहीं गया, राइट. केनीज भी वहीं पे गया. ये क्यों हुआ? लोग तो बोलते हैं कि यार सेंटर का सपोर्ट है, बायस्ड है, ये सब हो सकता है हो. बट बियॉन्ड दैट देयर इज वन मोर थिंग. The very first state in India to come out with a dedicated policy to boost semiconductor manufacturing is state of Gujarat. Then came the state of Odisha, then came the state of Tamil Nadu. There is no fourth state in India which has a dedicated semiconductor manufacturing policy. पॉलिसी निकाली गई जिसके अंदर डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स बता दिए गए. इसका फायदा क्या होता है? जब कोई कंपनी आती है, टाटाज आते हैं और बोलते हैं हमें आपके स्टेट में एक सेमीकंडक्टर का ओसैट प्लांट लगाना है या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है. अगर कोई डिफाइंड पॉलिसी नहीं है तो आप क्या करोगे? आप बैठोगे ऑफिशियल्स के साथ, मिनिस्टर्स के साथ, एंड आप नेगोशिएट करोगे कि हमें ये पर्क्स चाहिए, हमें ये इंसेंटिव चाहिए, तब जाके होगा. पॉलिसी का क्या फायदा होता है? सब कुछ पहले ही दिया हुआ है. यू विल गेट 4% ऑफ दिस, यू विल गेट 25% कैपिटल सब्सिडी, आपको ये सपोर्ट मिलेगा. दैट इज अ बिग पॉजिटिव क्योंकि देयर इज अ पॉलिसी सर्टेनिटी. नेगोशिएशंस आसान हो गए. गो एंड नेगोशिएट, गेट द लैंड, गेट इट रोलिंग, राइट. सिमिलरली अब नया एक पॉलिसी आया है. गुजरात गवर्नमेंट एंड तमिलनाडु दोनों ने डे 1 पे, मतलब एक ही दिन पे अनाउंस किया है अपना अपना पॉलिसी, विच इज व्हाट इंडियाज फर्स्ट स्पेस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी. गुजरात ने अनाउंस किया, सेम डे तमिलनाडु ने भी किया. व्हाई इज इट जस्ट दीज टू स्टेट्स? वेयर इज महाराष्ट्र स्लीपिंग? व्हाई द हेक इज नोबडी आस्किंग दीज क्वेश्चंस कि यार तमिलनाडु गुजरात ये कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हो? सोचने की बात है सर. हिंदुस्तान के 32% टोटल एक्सपोर्ट्स खाली गुजरात से आते हैं. जिस साल ग्लोबल क्रूड ऑयल के रेट बढ़ जाए ना, ये 35% 36% हो जाता है. अब इसमें से 32% में से 16% रिलायंस करता है, तो वो हटा देते हैं हम, तो भी 16% है. अभी जो 16% है हमने रिलायंस का हटा दिया, जामनगर वाला पूरा. स्टिल ये इंडिया का नंबर 1 एक्सपोर्टिंग स्टेट है. नेक्स्ट कम्स महाराष्ट्र विच इज क्लोज टू 15 पॉइंट समथिंग %. देन कम्स तमिलनाडु विच इज 14.5%. कितना डाइवर्सिफाइड उनका इकोनॉमी होगा. सोचो कि उनके आधे एक्सपोर्ट्स हमने हटा दिए, तब भी वो बाकियों से बड़े हैं यार. कुछ तो सही कर रहे होंगे.
सो लेट अस नॉट हैव दिस हैबिट ऑफ जस्ट सेइंग कि यार गुजरात मॉडल, नो गुजरात बैड, वाई मोदी मोदी मोदी, शाह शाह शाह, नहीं यार, it's a state of so many crores and crores of people, राइट. so many businessmen are doing so many good things, creating so much economic value, so much tax revenues that is powering all of India, especially much of India, because असली रेवेन्यू तो देखो ये 4-5-6 स्टेट से ही आ रहा है, वो आपके बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल सब कुछ चला रहे हैं आज के दिन. स्पेशली रेवेन्यू को तो नॉर्थ ईस्ट, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और JNK, उनके पास तो पैसा भी नहीं है, डेफिसिट गवर्नमेंट्स हैं, वो चलते हैं सरकार के ग्रांट्स पे, और वो ग्रांट्स कहाँ से देने के लिए पैसा आता है सरकार के पास, इन स्टेट से जाते हैं टैक्सेस, इनकी इकोनॉमीज वो पावर करती है. तो लेट अस लर्न फ्रॉम देम, बिकॉज ट्रस्ट मी यार, गुजरात तमिलनाडु जैसा इकोनॉमिक मॉडल इंडिया में नहीं है. मैं राजकोट में जा कर के देख चुका हूँ, मैं बड़ौदा जाके देख चुका हूँ, घर घर में ऐसे बच्चे बहुत कम पैदा होते हैं जो बोलते हैं यार मैं ना काम के लिए कहीं और जाऊँगा. अधिकतर बच्चों को सोचना नहीं पड़ता कि लोकली काम मिलता है. बिजनेस माइंडसेट के लोग भी वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं कि उनको बिजनेस करना है, उनको उसका भी रीज़न है ना, करना आसान है, वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है आपको. चांसेस कम है कि अगर आप तमिलनाडु में एक बिजनेस आप शुरू कर रहे हो, गुजरात में बिजनेस शुरू कर रहे हो, आपसे मिली वसूली करने पहले 4 लोग आएंगे. आप हरियाणा में करिए, यूपी में कीजिए, आपको लाइनों में लगना पड़ेगा, सर हमसे पैसे ले रहे हो लेकिन हमारा रजिस्ट्रेशन कर दो, हम आगे बढ़े. वहाँ पे एक्चुअल में गवर्नमेंट्स ने इतने सालों से पुश किया है कि हमें इंडस्ट्रीज लानी है, हमें बिजनेसेस को प्रमोट करना है, हमें एक्सपोज फोकस इकोनॉमी बनानी है. बहुत लोग एक चीज़ बोलते हैं जो कि सच है कि इन दोनों स्टेट के पास एक एडवांटेज है जो कि हरियाणा, यूपी इनके पास नहीं है, विच इज़ दे आर कोस्टल. वो लोग एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी बना सकते हैं, बिल्कुल सच है. बट और बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने करी है वो आप कर लो ना. 99 एकर्स के बारे में भी आपने बहुत कुछ अच्छा टेक लिखा था और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, उसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताऊं. यार देखो, 99 एकर्स इज़ अ नौकरी ग्रुप कंपनी. मुझे ना बोलते हो हमेशा हल्का डर लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक. वाई? क्योंकि संजीव बिखचंदानी जी की है, मैं मैड रेस्पेक्ट करता हूँ उनकी. क्या चीज़ उन्होंने बनाई है, क्या उन्होंने ग्रोथ मशीन बनाई है जो कि कैश पे कैश बना के देता है. दैट इज कॉल्ड naukri.com. लेकिन दिक्कत क्या होती है ना, आपने 4 और बिजनेस आपने बनाए, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से चले ही जा रहा है, उसने एक पैसा नहीं बनाया, खाली चूसा ही है. मतलब क्या होता है, आपने बिजनेस ऐसे आपने खड़ी कर दी जो कि लगा होता है रेवेन्यू पे रेवेन्यू रिपोर्ट करता है, रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन लॉस मेकिंग ऑलवेज. मतलब कहने को धंधा बढ़ रहा है लेकिन पैसा नहीं बन रहा है, पैसा और डुबाया जा रहा है उसके पीछे. एंड वो लोगों को फर्क नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि आपका एक कोर मशीन है कॉल्ड naukri.com जो इतना सारा प्रॉफिट, इतना सारा कैश आपको लाके देता है ना, वो जो लॉसेस हैं वो सारे डिस्काउंट हो जाते हैं. तो 99 एकर्स हमेशा पैसे ले ही रहा है, वो कुछ भी डिलीवर नहीं कर पा रहा. एग्जैक्टली. 99 एकर्स एक चीज डिलीवर करता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यूज, और ग्रो कर रहा है वो, ठीक है. बट वो प्रॉफिट दशक से ऊपर हो गया है जी, 16 साल होने आ गए, उससे भी ज्यादा हो गए शायद, उसने कभी नहीं बनाया. एक क्वार्टर भी ऐसा नहीं है जब 99 एकर्स प्रॉफिट में रहा हो. मुझे एक बात बताइए, अगर आप कोई स्टार्टअप के फाउंडर हो, आपके पास कितने भी अच्छे इन्वेस्टर क्यों ना हो, क्या 16 साल तक लॉस मेकिंग होने के लिए आपको कोई भी सपोर्ट करेगा? आंसर इज अ ब्लडी नो. अनलेस ऑफ कोर्स यू हैव रेवेन्यूज दैट आर गोइंग लाइक साल दर साल 200%, 300% बढ़ी जा रहे हैं. Amazon Yeah. पे कितना लोगों ने बेट किया था. एग्जैक्टली. पॉइंट इज 99 एकर्स इज नॉट Amazon, राइट? इट्स अ कोल रियल एस्टेट प्ले. सबसे कमाल की बात तो ये कि हमारे हिंदुस्तान में रियल एस्टेट का बूम चल रहा है 5 साल से, कंपनी तो प्रॉफिट में आई नहीं, अभी भी रेवेन्यूज बढ़े जा रहे हैं. उससे भी कमाल की बात ये है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो जब अपने कॉन कॉल्स में जाता है, ओपनली ये लोग कह रहे हैं दैट वी डोंट नो बाय व्हेन वी विल बी एबल टू टर्न अराउंड द बिजनेस, बट वी आर वेरी बुलिश ऑन द सेगमेंट एंड वी आर ट्राइंग अ फ्यू थिंग्स. प्रैक्टिकली इसको सभ्य भाषा में कहा जाए तो इसका क्या मतलब होता है हमें नहीं पता जी, हम क्या कर रहे हैं. एंड वही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत है अंदर से संजीव बिखचंदानी जी के लिए, हितेश ओबरॉय जी के लिए. लेकिन एक सिंपल सा मेरा एक बिलीफ है, कोई भी कितने रेस्पेक्टेबल आदमी क्यों ना हो, अगर उसके पास कोई भी मॉनेटरी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब अगर वो ऐसा कुछ कर सकता है जिससे उसका फायदा हो पैसे की साइड पे, नेवर ट्रस्ट देम. यहाँ पे ऐसा लगता है कुछ एंगल है. मैं तो कह ही रहा हूँ. नेचुरली व्हेन इट कम्स टू इन्फोएज का स्टॉक, यानी नौकरी की जो पेरेंट कंपनी है, वहाँ पे एक और बड़ा सपोर्ट मिल जाता है दैट उनके पास जोमेटो एंड पॉलिसी बाजार की तकरीबन 32,000 करोड़ की होल्डिंग है. तो मैं वहीं पे आने वाला था कि उनके काफी बेट्स वैसे बहुत अच्छा वर्कआउट भी किए हैं. तो नहीं किए हैं सर, नहीं किए हैं, 2 किए हैं. हाँ वही दो यही 2 की बात. 2 ही किए हैं. उन्होंने बहुत सारे बेट्स लिए, बट हम्म. एज इट वर्क्स इन द वीसी इकोसिस्टम, पावर लॉ होता है, हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द बेट्स डू फेल. कुछ एक बहुत अच्छी चलती है उनका जो यहाँ पे श्रिंक भी हो हुआ. जाता, उनका इन्वेस्टमेंट श्रिंक हो जाता है. जो आउटलायर्स बिल्कुल. होते हैं उनका परफॉर्मेंस आपको एक्चुअली साइजेबल रिटर्न दे देता है. एब्सोल्युटली. बट हमें एक चीज यहाँ पे समझनी चाहिए कि व्हेन इट कम्स टू जोमेटो, यानी कि अब जिसको इटर्नल बोलते हैं, या फिर पॉलिसी बाजार यानी पीबी फिनटेक, उधर इन्होंने बिजनेस खड़ा नहीं किया. दे इन्वेस्टेड इन समबडी एल्स हु वाज ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग रियली बिग, दे राइट एंड इन्वेस्टर्स. उन्होंने एक अच्छा बिजनेस बनाया. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने खुद वर्टिकल्स लॉन्च किए हैं
जो कि 10 साल से, 15 साल से, 16 साल से खाली पैसा चूस रहे हैं। उन्होंने एक पैसे का प्रॉफिट ऐड नहीं किया, बल्कि नौकरी से जो प्रॉफिट आया उसको जलाया ज़रूर है। मैं बहुत ही कड़े शब्द यूज़ कर रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है क्योंकि और कोई कर नहीं रहा है। जयंत, बहुत सारा जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, राइट? इंडिया का भी मतलब वॉर का सिचुएशंस हुआ, ये सीज फायर हुआ, तो अभी जो ये टेंशन चल रहा है थोड़ा सा इसमें, बिकॉज यू आल्सो पुट सम राइटिंग देयर, और बाकी तुम इस बारे में स्टडी तो करते ही रहते हो, यू हैव लॉट ऑफ ओपिनियंस एंड यू हैव लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज थिंग्स। थोड़ा सा बताओ तुम्हारा क्या टेक है? हिंदुस्तान पाकिस्तान तो चलो परमानेंट टेंशन है। तब तक बच्चा कई बार होता है ना कि वो ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है एंड वो बोलता रहता है नहीं पापा मेरे को तो आपकी प्रॉपर्टी में वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो वो मांगता रहता है, मांग रहा है। बेसिकली देखो कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है, वी आर माइल्स अहेड यार। हमारा स्टॉक मार्केट उनके मार्केट से 10-50 गुना बड़ा है, हमारी इकोनॉमी उनसे कई कई बड़ा है। अभी उनकी इकोनॉमी का ये हाल है कि उन्होंने बेल आउट पैकेज उन्हें लिया, $1 बिलियन का उन्हें लोन मिला है इस जंग के दौरान, जो भी रिसेंट में हुई है, राइट। राइट। हमारे यहाँ एक स्टार्टअप है कॉल्ड जेप्टो, स्टार्टअप ने $1 बिलियन रेज किया है। $1 बिलियन में अच्छा खासा कैपिटल, डोमेस्टिक कैपिटल है। ओवरऑल पिछले 1 साल के अंदर जेप्टो रेज कर चुका है $1.6 बिलियन, जिसमें अच्छा खासा कैपिटल डोमेस्टिक है। हमारी जेब में इतना पैसा है जितना वो बाहर जाके कर्जा मांग रहे हैं। कंट्री से एज अ कंट्री कर्जा कंपैरिजन ही नहीं है सर। आपको दूसरा एग्जाम्पल दे, बहुत प्यारा एग्जाम्पल मुझे लगता है। आपको पता है पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी आज की कौन सी है? कौन सी है? सुजुकी की 800। और पता है सर सबसे ज़्यादा बिकती है वो, पता है साल की कितनी पीसेस बिकती है वो? नहीं। 30,000। अरशद नदीम जो कि उनके जैवलिन थ्रोअर है, अभी उन्होंने रिसेंट में ओलंपिक्स में फर्स्ट आए थे वो, Gold एंड लिया था। सेकंड नंबर पे हमारे नीरज चोपड़ा जी आए थे, राइट। वो जब वापस गए तो उनको पता है क्या मिला है? लिटरली उनको मारुति 800 गिफ्ट करी गई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिज प्रोविंस, जिस स्टेट के वो हैं। ये उनके आगे हाल है सर। अरशद को यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अरशद इज वेरी फाइन एथलीट, वो सब है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इकोनॉमी का कंपैरिजन हमसे हो ही नहीं सकता, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ये फिजूल की बातें अगर हम मुड़ के बार बार उधर ही देखते रहें तो मुझे कई बार बहुत गुस्सा आता है जब मैं देखता हूँ ना कि लोग ये लिखते हैं कि हमारे TCS का रेवेन्यू इतना है जितना पाकिस्तान का GDP नहीं है। मैं लिखता हूँ फर्क क्या पड़ता है? क्या हमारा बेंचमार्क पाकिस्तान है? ये देश कंपैरिजन ही नहीं है। हाँ। जहाँ पे साल की 30,000 मारुति 800 बेचना मुश्किल हो जाता है। मारुति वहाँ पे सुजुकी कहलाती है, सुजुकी ऑल्टो वो नहीं बेच पाते हैं, 800 नहीं बेच पाते हैं। हम उससे क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? हमें आगे का सोचना चाहिए। वहाँ देखो चाइना में क्या क्या हो रहा है, US में क्या क्या हो रहा है। एक बहुत प्यारी मुझे सेइंग लगती है दैट US इनोवेट्स, चाइना रेप्लिकेट्स, यूरोप रेगुलेट्स। हिंदुस्तान क्या कर रहा है? हमें उस पर फोकस करना चाहिए। हम इन 3 में से किसी में आ नहीं रहे, हमें कहीं तो आना चाहिए। हम अभी फॉलोअर हैं, एंड हम फॉलोअर होते हुए भी हम पाकिस्तान से माइल से आ चुके हैं। मतलब हम काफ़ी लंबा रास्ता हम तय कर चुके हैं, थोड़ा सा और बाकी है। हमें वो करने पे हमें अपनी एनर्जी सारी लगानी चाहिए। पाकिस्तान को छोड़ दो यार उसके हाल पे, वो ख़त्म देश है। मतलब जेन्युइनली स्पीकिंग आई फील बैड फॉर द पीपल। 20-25 करोड़ पीपल, इट्स अ लैंड फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड एस्पिरेशंस, मोर इंपॉर्टेंट देन दैट। उन्हें क्या मिल रहा है? एक ऐसा देश जो कि आर्मी चलाती है और अपनी आर्मी की रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए वो उतने लोगों के सारे फ्यूचर से खेल रही है, एंड जो पैसा आ रहा है वो अपने खर्चों पे उड़ा रही है। आपको सुन के कैसा लगेगा अगर मैं कहूँ कि इंडियन आर्मी शुगर मिल चलाती है? कोई सेंस है इस बात में कि हमारी इंडियन आर्मी का काम है शुगर मिल चलाना? वो नहीं चलाती, इसलिए पाकिस्तान आर्मी चलाती है, वो लिटरली शुगर मिल चलाती है। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ही गवर्नमेंट है ना, बात यहाँ फंस जाती है, क्योंकि इंडिया में ऐसा नहीं है। मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ ना कि हम उस देश से खुद को ना ही कंपेयर करें तो अच्छा है। कंपैरिजन तो है ही नहीं। मैं ये नहीं कहता हमारा देश परफेक्ट है, हम लिटरली बहुत चीज़ों में बहुत पीछे हैं, पर हम उनसे बहुत आगे निकल के आ चुके हैं, एंड इट्स बेटर दैट वी फोकस ऑन द कंट्रीज दैट आर अहेड ऑफ अस। क्योंकि अब हम लिटरली कहीं ना कहीं उनके कुछ पास आ चुके हैं यार, कि यार हम अच्छे से मेहनत करें, आने वाले 20 साल में हम उनके बराबर या उससे आगे निकल सकते हैं। तो वी शुड बी फोकसिंग ऑन एनर्जीज ऑन दोस थिंग्स। जयंत, तुमने बहुत सारे अलग अलग न्यूज़ लेटर्स बनाए हैं, कुछ बिज न्यूज़ प्लस, डिकोड द ड्रैगन, भारतनामा, तो इतने अलग अलग न्यूज़ लेटर्स अलग अलग जॉनर को कवर करने के बनाए, क्या प्लान है? चाइना इज एन इकोनॉमी जो कि ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आती। लोग घुमा फिरा के यही बोल देते हैं उसकी किसी भी तरक्की की बात की जाए तो कि यार ड्रैकोनियन स्टेट है एंड जो करना है कर लेते हैं, तो उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। पॉइंट इज इट्स नॉट लाइक दैट। उन्होंने लिटरली पिछले 30 साल में बहुत कुछ कमाल का किया है, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। करेक्ट। एंड ऐसा नहीं है कि भैया खाली पैसा फेंक दिया हो गया। इट हैज़ बीन अ कैलिब्रेटेड प्लान ओवर द लास्ट 25 ईयर्स, हर एक एक सेक्टर के लिए, जो बहुत ही बखूबी उन्होंने एग्जीक्यूट किया है। तो डिकोडिंग द ड्रैगन इज द अटेम्प्ट जहाँ पे हम ये करते हैं कि एक स्पेसिफिक निश एरिया को उठाया, से इलेक्ट्रिक बसेस की इंडस्ट्री वहाँ पे कैसे ग्रो हुई है, क्या चल रहा है, बैटरी इकोसिस्टम में वहाँ पे क्या क्या हुआ है, न्यूक्लियर रिएक्टर स्पेस में वहाँ क्या क्या हुआ है, एंड उसको 1970-1960 से लेकर के अब तक की पूरी जर्नी उसकी कवर करना। ये देखना कि कौन कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज आई, क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए, कौन सी मेजर कंपनीज ने क्या क्या किया, जिसके कारण आज इस फॉर्म में वो इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है।
कि दुनिया का 50, 60, 70% इंडस्ट्री वही कवर करती है. इनफैक्ट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस 97% of all the electric buses which are deployed on roads globally, it's in China. Shanghai alone has more buses, more electric buses in operation than all of the rest of the world. हमें कैसे उससे नहीं सीखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए. ऑफ कोर्स. एंड डिकोडिंग द ड्रैगन इज ऑल अबाउट दैट. सेम वे भारतनामा एक दूसरा न्यूज़लेटर है जो कि अगेन सेम चीज़ इंडिया के लिए करना चाहता है. बट हमारे केस में अभी हम चाइना से ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में थोड़ा पीछे हैं, तो हमारे पास प्रॉब्लम ज़्यादा जो हमें सॉल्व करनी ज़रूरी है. तो हम ट्राई करते हैं उसकी तरफ हम बात करें, हम कवर करते हैं क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसकी तरफ हम कहाँ थे और वहाँ से कितनी दूर हम ऑलरेडी आ चुके हैं, अभी हम और क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या करने की ज़रूरत है ताकि हम सब कुछ सही कर सकें. फॉर एग्जाम्पल 40% ऑफ रूरल रोड्स इन इंडिया आर बेसिकली वॉट पैची. वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो बेसिकली रास्ता बना हुआ है बट उस रोड नहीं है, वहाँ कंक्रीट है ही नहीं, ना ही वहाँ पे कोई चारकोल लगा हुआ है. इट्स बेसिकली कच्चा रास्ता. सिमिलरली 90% of elderly people in India have no retirement plans, no pensions. That's something that we need to talk about, but we don't. So these are the subjects that we pick out there. Intention वो नहीं मीडिया की कमियां दिखाएं, हम ये उठाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, हम ये बात करते हैं हम कहाँ थे और वहाँ से कितना इंप्रूवमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं और आगे और क्या क्या करने की हम कोशिश कर रहे हैं. जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, अक्रॉस यूनियन गवर्नमेंट, एंड और क्या क्या हम कर सकते हैं. दैट इज वॉट भारतनामा इज ऑल अबाउट. प्लान इज ऐसे और कई IPs लाइंड अप हैं, 2 और हम इस साल के अंदर हम लॉन्च जरूर हम करेंगे. एंड इंटेंशन इज वो जो मैंने आपको बताया 2.5 घंटा है उसको कैसे ज़्यादा मैं कैप्चर में कर सकता हूँ. मेरा कंपटीशन नेटफ्लिक्स से, यूट्यूब से, उनसे. मेरे को पता है सुनने में बहुत ही बड़ा लगेगा या फिर बहुत ही लूडिक्रस लगेगा, बट मेरे को नहीं चाहिए कि करोड़ लोग मेरा कंटेंट देखें, नहीं चाहिए. मैं बना रहा हूँ उन कुछ चंद हज़ारों के लिए, मैक्सिमम कुछ लाखों के लिए, जिनका दिन का मुझे आधा घंटा चाहिए अपने नाम पे. 2 घंटे में से 2.5 घंटे में से आधा घंटा मेरे नाम का होना चाहिए. तो दैट इज़ व्हाट दिस इज अबाउट. ज़रोदा ने भी आपको पावर्ड किया है, अभी पार्टनरशिप आपकी चालू हुई है आई थिंक. यार सो आई वुड से ग्रेट पीपल. तो बेसिकली वो मेरा कंटेंट काफ़ी टाइम से पढ़ रहे थे 01 वाले. तो 01 क्या है मैं आपको बता देता हूँ. सो 01 वालों का एक बहुत ही प्यारा मीडिया इनिशिएटिव है, ठीक है, जिसके थ्रू दे आर बैकिंग सम वंडरफुल क्रिएटर्स इन इंडिया हु आर डिलीवरिंग रियल वैल्यू. एंड उसमें कहीं ना कहीं उनको मेरा काम उन्हें पसंद आया. काफ़ी टाइम से हम लोग कनेक्टेड थे, वो लोग देख रहे थे, जिसके बाद उन्होंने तय किया कि यार इसको भी बैक करना चाहिए. तो दैट्स हाउ द पार्टनरशिप बेसिकली स्टार्टेड एंड lovely experience working with them. One of the most amazing people that I've ever worked with and very encouraging, very supportive. सीधा से एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से आता है, यार और कैसे तू ग्रो कर सकता है बता भाई, मैं कैसे तेरी हेल्प कर सकता हूँ. वहाँ से हर बंदा यही बोलता है, हाउ कैन वी हेल्प यू ग्रो 10x फ्रॉम ईयर, 100x फ्रॉम ईयर. एंड बहुत लिबरेटिंग फील होता है जब वो आपको मिलता है सपोर्ट, राइट. इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी और अबाउट देयर नेम और एनीथिंग, इट्स अबाउट द पीपल देयर. इट्स सो गुड. मैं इतने लोग से आज तक काम कर चुका हूँ, इतने ब्रांड्स के साथ में काम कर चुका हूँ अपने कंटेंट जर्नी में, पर मुझे ऐसे लोग नहीं मिले. सो आई एनी डे एंड एवरी डे से कि यार किसी को भी ऐसे पार्टनर्स मिलने चाहिए. आज के दिन वो मेरे जो 2 न्यूज़लेटर्स हैं उसको वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उसको पावर कर रहे हैं, मेरे रिसर्च वर्क को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. एंड आई एम डैम टू ग्रेटफुल टू देम यार. एंड दैट इज़ व्हाट 01 पार्टनरशिप इज़ ऑल अबाउट. आई एम डीपली ग्रेटफुल. इतना सारा कंटेंट आप बना रहे हो, बहुत सारा रिसर्च लगता है, बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग लगता है उस पर्टिकुलर सेगमेंट में घुसने के लिए जिसके बारे में आप लिखना चाहते हो. टाइम कहाँ से निकालते हो? पैशन है सर. आपको जैसे मैंने बताया मैं सर 12 साल से लिखता आ रहा हूँ. लिखना अब एक नेचर का पार्ट बन गया है मेरे. मैं किसी की शादी हो तो भी लिख रहा होता हूँ. मैंने अपनी शादी छोड़ के हर किसी की शादी में लिखा है. मेरे अपने साले साहब की शादी थी अभी कुछ समय पहले. मैं उस समय भी मैं दिन के 15-20 मिनट से मैंने लिखा ज़रूर है. मैं नहीं लिखूँ तो मेरे को अजीब लगने लग जाता है कि यार कुछ मिसिंग है दिन का. क्योंकि जब आप 12 साल से हर रोज़ लिखते आ रहे हो, चाहे अपने थॉट्स हो, चाहे अपने डाउट्स हो, अपनी लर्निंग्स हो, जो पढ़ रहे हो वो हो, तो इट बिकम्स सेकेंड नेचर. तो जब ये करने लग जाते हो ना इतना ज़्यादा, तो आपको मज़ा आने लग जाता है, वो काम नहीं लगता. तो लोग जो होते हैं ना कि एंटरटेनमेंट के लिए लोग जाके मूवीज़ देखते हैं, लोग ये करते हैं, मैं भी करता हूँ, बट उतना नहीं. मेरे लिए वो राइटिंग होता है. आई राइट, आई फील गुड, आई फील लिबरेटेड. मुझे लगता है मैंने कुछ बनाया है यार, ये एग्जिस्ट नहीं करता था जो मैंने लिखा है, कि मैंने लिख के बनाया है. अब ये बाहर जाएगा, लोग इसे पढ़ेंगे, कुछ लोगों को इसमें वैल्यू मिलेगी, तो इट फील समथिंग गुड. दैट इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट. वेल, मैं ये मानता हूँ जयंत कि यू आर द फ्यूचर ऑफ यंग इंडिया. जिस हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हो, ऐसे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है इंडिया को जो क्वेश्चन करते हो, जो बहुत सारी चीज़ें समझना चाहते हो कि इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, और उसको फिर आगे उस पर टेक लेते हो, कुछ बनाना चाहते हो इंडिया के लिए. पैट्रियटिज्म जो हर तरह से हम लोग सोशल मीडिया पे दिखाते हैं,
वो एक्चुअली हमारे अगर एक्शंस में आ जाए, हम हर चीज़ों को क्वेश्चन करें और कुछ क्रिएट करें वैल्यू फॉर द पीपल, लाइक जैसे आप जनरेट करो, मैं खुद पर्सनली तुम्हारे आर्टिकल्स पढ़ता हूँ और मुझे बहुत इंसाइटफुल लगता है, बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि जस्ट कुछ भी लिख दिया है, उसके पीछे एक रिसर्च होता है, डेटा नंबर्स होते हैं, जो काफ़ी कुछ एक जो लोग बना रहे हैं उनको भी हेल्प करता है कि कैसे डिसीजन लेना है। काफ़ी सारे जो बड़े लोग हैं जो कुछ कंपनी बना चुके हैं, उनको भी अपने स्ट्रैटेजीज चेंज करने पे मजबूर करेगा वो, क्योंकि और अगर तुम्हारे जैसे हजार जयंत और आगे ना, इंडिया विल बी ऑन अ वेरी डिफरेंट पाथ। सो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ था जब मैंने तुम्हारे आर्टिकल्स कुछ पढ़े और मेरे को लगा यार जयंत कुछ अच्छा बना रहा है, कुछ अलग कर रहा है, कुछ ऐसा चीज़ कर रहा है जिसमें मैं अगर आधा घंटा आर्टिकल पढ़ रहा हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में जिसमें मैं अभी टाइम नहीं दे सकता हूँ, वो मैं इससे कवर अप कर सकता हूँ। सर दैट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मैं बहुत छोटी हस्ती हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं, दसों हज़ार लोग हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डिलीवर कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है हर कोई खाली सवाल पूछ करके ही वैल्यू डिलीवर कर सके, बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। राइट, मैं सवाल पूछने में अच्छा हूँ, तो लेकिन यही बहुत सारे चाहिए। लोग हैं जो और बहुत सारी चीज़ों में अच्छे हैं, उससे वैल्यू डिलीवर करते हैं और उससे हमारा देश आगे बढ़ता है। वो निश जो है ना, आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो वो इम्पोर्टेंट है। जब हम वो बात करते हैं कि आप जिस चीज़ में अच्छे हो, जो आपका प्रोबेबली स्वीट स्पॉट है, अगर आप वो अच्छे से कर रहे हो और उसमें आप रिस्पॉन्सिबली कर रहे हो, दैट इज़ द एडिशन टू एनी कंट्री और एनी पर्टिकुलर बेसिकली सेगमेंट और मार्केट। सो हर किसी को अपने निश में कुछ वैल्यू क्रिएट करना है, दैट्स हाउ वर्ल्ड फर्दर मूव्स, राइट। तो उस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल तुम्हें कमेंट करूंगा जयंत, बहुत अच्छा काम किया तुमने। एंड मुझे लगता है कि हमारे ऑडियंस से डिमांड आएगा कि दोबारा हम बैठे और कुछ और नए टॉपिक्स पे बात करें, बिकॉज पर्सनली स्पीकिंग मैं तो तुम्हारे साथ दोबारा बैठना चाहूँगा कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए चीज़ें जिस पे तुमने रिसर्च किया है, ताकि हम वो ऑडियंस के पास ला पाए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जयंत। थैंक यू सो मच सर, लवली मीटिंग यू।